Hi guys, welcome to Eklavya Academy. My name is Kaushik Thakur and I am here you to teach the economics. Guys, मेरा नाम है कौशिक ठाकुर और आप सबका स्वागत है एकलव्य एकेडमी में। और आज हम इकोनॉमिक्स का एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम एक दूसरे को थोड़ा जान लेते हैं। अगर मेरे बारे में बात करूँ तो अभी मैंने आपको अपना नाम बताया, कौशिक ठाकुर करके है, और मैं एक फैकल्टी हूँ इकोनॉमिक्स का एकलव्य एकेडमी में। और लास्ट 4 ईयर्स से मैं इकोनॉमिक्स सिखा रहा हूँ। आई हैव गिवन यूपीएससी एग्जामिनेशन। आई हैव माई 4th अटेम्प्ट। टोटल 4 अटेम्प्ट्स मैंने दिए हैं अब तक और मेंस तक गया हूँ। राजस्थान पीसीएस इंटरव्यू मैंने फेस करा है, इंटेलिजेंस ब्यूरो का मैंने इंटरव्यू फेस करा है। तो ऐसे कई सारे एग्ज़ाम्स के इंटरव्यू स्टेज तक मैं गया हूँ, तो काफ़ी एक एज ऑफ एक्सपीरियंस रखता हूँ कि कैसे हम यूपीएससी जैसे एग्जामिनेशंस को या फिर इसके जैसे कोई और एग्जामिनेशंस को हम कैसे फेस आउट कर सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आज अपने टॉपिक पे आते हैं, वो ये है कि इकोनॉमिक्स जैसा टॉपिक जो कि सबके लिए सरदर्द होता है, सबके लिए सरदर्द होता है, ठीक है, उसको कैसे आसानी से पढ़ सकते हैं, आज मैं इसकी कोशिश करूँगा। तो आज के इस लेक्चर में एकलव्य एकेडमी की तरफ से हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो कि है पॉवर्टी। यस गाइस, पॉवर्टी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जब भी मैं इस टॉपिक की बात करता हूँ, ये टॉपिक बहुत अंडररेटेड टॉपिक है, बहुत अंडररेटेड टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, प्रीलिम्स में आते हैं, मेंस में आते हैं, यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में। अगर आप एमपी एससी के लिए जा रहे हो, महाराष्ट्र पीसीएस के लिए जा रहे हो, या फिर कोई भी पीसीएस एग्जामिनेशन के लिए जा रहे हो, ये टॉपिक इक्विवेलेंटली इंपॉर्टेंट है। दिस टॉपिक इज इक्विवेलेंटली इंपॉर्टेंट बिकॉज ये टॉपिक में स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं पता है। अगर मैं होल और इकोनॉमिक्स की बात करूँ तो स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं कि टॉपिक को बहुत सिंपल रीडेबल अप्रोच में पढ़ना शुरू कर देते हैं। नहीं होता, एक एनालिटिकल अप्रोच की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो आज इसी टॉपिक के साथ हम एक प्रॉपर तरीके से समझेंगे कि कैसे इकोनॉमिक्स के किसी भी टॉपिक को पढ़ना है। वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, कैसे इकोनॉमिक्स के किसी भी टॉपिक को पढ़ना है, ठीक है। मैं फिर से बता रहा हूँ, कैसे इकोनॉमिक्स के किसी भी टॉपिक को पढ़ना है, ठीक है, कैसे अप्रोच करना है, क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं, ठीक है। बिटवीन द लाइंस क्या याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़। जब भी आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, बिटवीन द लाइंस क्वेश्चंस बहुत आते हैं। बिटवीन द लाइंस क्वेश्चंस क्या है, मैं आपको पढ़ाते वक्त भी बताऊंगा, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैं आपको एक एमसीक्यू भी सॉल्व कराऊंगा जहां पे आपको पता चलेगा बिटवीन द लाइंस क्वेश्चंस क्या होते हैं। गाइज, लास्ट अगर हम 4 to 5 ईयर्स के एनालिसिस भी करें, यूपीएससी का खासकर मैं बात करूं, तो 3 से 4 क्वेश्चंस आपको पॉवर्टी के ऊपर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली देखने मिल रहे हैं, प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी 1 से 2 क्वेश्चंस डायरेक्टली देखने मिल रहे हैं। इसके अलावा आप अगर गवर्नमेंट के वेलफेयर प्रोग्राम्स की बात करो, ठीक है, तो अगर गवर्नमेंट के हर 3 में से एक वेलफेयर प्रोग्राम आपको पॉवर्टी के ऊपर ही दिखाई देगा, ठीक है। इसके अलावा आप अगर एनवायरमेंट भी पढ़ने जाओगे तो वहाँ पर भी आपको पॉवर्टी का आएगा। तो मतलब पॉवर्टी एक ऐसा टॉपिक है इकोनॉमिक्स का जो हर एक टॉपिक को कहीं ना कहीं टच करता है, कहीं ना कहीं कहते हैं कि आपको सिग्निफिकेंट रखता है। तो कहने का मतलब ये है कि इकोनॉमिक्स कैसे पढ़ना है, किस तरह से हम सिखाएंगे यहाँ पे, ठीक है, किस तरह से इकोनॉमिक्स का अप्रोच करेंगे, ठीक है। जिसके बाद आपके लिए कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे पॉवर्टी से आए, चाहे मॉनेटरी पॉलिसी से आए, चाहे कोई भी विषय से आए, आपके लिए ये जो इकोनॉमिक्स होगा आपको अटेम्प्ट करना ईजी होगा। सो गाइज, बहुत इंट्रोडक्शन हो गया। अगर मेरे बारे में क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो ये भी लास्ट फिनिश कर देते हैं। तो आई हैव डन माई मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स फ्रॉम मुंबई यूनिवर्सिटी, एएफएम इकोनॉमिक्स फ्रॉम एएफएम एकेडमी यूएसए, एंड अभी मेरा पीएचडी चल रहा है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली मेरे लिए ये फोकस होता है इकोनॉमिक्स में कि बच्चों को इकोनॉमिक्स पसंद आए, उससे वो बोर ना हो, जब घर पे जाए तो मज़ा आए पढ़ने को। यार इकोनॉमिक्स नहीं तो कुछ भी नहीं है गाइस, इकोनॉमिक्स नहीं है तो कुछ भी नहीं है, एक चीज़ याद रखिएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द पॉवर्टी, ठीक है। सो आज का जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक वो क्या है, पॉवर्टी। सिंपल भाषा में कहूँ तो गरीबी। क्या है भाई, गरीबी, ठीक है। और मुझे इसे जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है, आप जब भी न्यूज़पेपर ओपन करते हो या फिर कभी भी कोई पॉलिटिकल डिबेट्स देखते हो, ये गरीबी के ऊपर बहुत बातें होती है, गरीबी के ऊपर बहुत बातें होती है, नो डाउट अबाउट दैट। बट यार गरीबी है क्या यार, ये भी तो समझना ज़रूरी है, ठीक है ना। सरकार बोलती है मैंने गरीबों के लिए ये किया, सरकार बोलती है मैंने गरीबों को इतना अनाज राशन फ्री में दिया, सरकार कहती है मैंने 2-2 रुपये किलो चावल गरीबों को दिया। तो गरीब है कौन भाई, गरीब को ढूंढना तो पड़ेगा ना, ठीक है ना। ये जो पॉवर्टी है, जो गरीबी है, जो पुअर है, जो पुअर क्लास है हमारे देश में, ये कौन है, इसको ढूंढना तो पड़ेगा ना भाई। ऐसे चावल दे रहेगा सरकार किसी को, नहीं ना, तो कोई तो पैरामीटर्स होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है इकोनॉमिक्स का, पॉवर्टी, ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि ये टॉपिक से अब यूपीएससी आने वाले टाइम में बहुत इनडेप्थ क्वेश्चन पूछेगी, ठीक है, बहुत इनडेप्थ क्वेश्चन पूछेगी। और उसके लिए हम आज इस लेक्चर से तैयारी कर लेते हैं, ठीक है।
सो पॉवर्टी का सिंपल सा मतलब क्या होता है हम आगे देखेंगे, लेकिन पॉवर्टी का मतलब अगर मैं हिंदी में कहूँ तो गरीबी है। बेसिकली हम इस टॉपिक में ये समझने की कोशिश करेंगे कि किसी भी देश में गरीबों को पहचाना कैसे जाता है, कौन गरीब है कौन अमीर है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, पॉवर्टी की इन जनरल डेफिनेशंस क्या है, कितने तरीके की कितने टाइप्स के पॉवर्टीज होती है, गरीबी को कितने मतलब गरीबी को कितने तरीके से बांटा गया है, मेजर्स कैसे किया जाता है, कौन सी कमिटीज़ एस्टैब्लिश्ड हुई थी इंडिपेंडेंट इंडिया में जिन्होंने बहुत काम किया था कि कैसे गरीबों को आइडेंटिफाई किया जाए, मतलब गरीब है कौन यार ये पता किया जाए, ताकि उनके लिए स्कीम्स लाया जा सके, उनके लिए कुछ किया जा सके, ताकि उनको गरीबी से बाहर लाया जा सके। ठीक है, इसके अलावा भी देखेंगे गवर्नमेंट ने कौन से इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स लॉन्च किए थे, अलग अलग कौन से इंडिकेटर्स है जिसकी वजह से हम जिनके हेल्प से हम पॉवर्टी को मेजर कर सकते हैं। तो यही कुछ मोटा मोटा हम पॉवर्टी के बारे में समझेंगे। अभी आपको सुन के मज़ा आ रहा होगा, लेकिन थोड़ा सा हम थियोरेटिकल वे में समझते हैं। ठीक है, आपको ये पिक्चर तो दिख ही रहा है, पिक्चर से समझ भी आ रहा है। पिक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे किसी भी टॉपिक में। लोगों के हाथ में अनाज है और बाकी लोग हाथ फैलाए हुए हैं। वॉट दिस इज शो, दिस शोज़ कि इनको खाने की ज़रूरत है, लेकिन शायद वो उस एबिलिटी में ही नहीं है कि खाना अफोर्ड कर सके। तो कहीं ना कहीं गरीबी समझ में आ रही है क्या होता है। ठीक है, आई थिंक सो हम हर एक दूसरी मूवी में पॉवर्टी को देखते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द कंसेप्ट ऑफ पॉवर्टी। लुक, सबसे पहले हम देखते हैं कंसेप्ट ऑफ पॉवर्टी के बारे में। पॉवर्टी है क्या, डेफिनेशन को बहुत ध्यान से समझना, आपको समझ में आएगा। पॉवर्टी इज डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ ए पर्सन टू मीट देयर फंडामेंटल नीड्स सच एज फूड, क्लोथिंग, हाउसिंग, हेल्थ एंड एजुकेशन। ठीक है, इसके बाद क्या दिया है, पॉवर्टी एस्टीमेट। ठीक है, ये डेफिनेशन हम देख लेते हैं। बेसिकली क्या दिया जा रहा है, मैं एक सिंपल भाषा में बता देता हूँ। कोई भी इंडिविजुअल, जैसे मैं हूँ, आप हो, कोई भी हो, अगर वो लाइफ को सर्वाइव करने के लिए अपने बेसिक नीड्स को भी पूरा नहीं कर सकता। क्या है बेसिक नीड्स हमारा, खाना पीना, राइट, एक अच्छा रहन सहन। अगर ये भी अफोर्ड नहीं कर सकता, अगर कोई इंडिविजुअल खाना अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, कपड़े अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, रहने के लिए घर अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, या फिर मैं कहूँ अगर वो बीमार हो रहा है तो उसके पास इतने भी पैसे नहीं है कि वो जाके दवा ले सके और वो अपने बच्चों को पढ़ा सके, अगर वो कोई भी इंडिविजुअल ऐसी कंडीशन में है जहां वो खाना अफोर्ड नहीं कर पा रहा है। ठीक है, मतलब आपने देखा रहेगा ना, कई लोगों के लिए आपने कभी देखा रहेगा कि आज उनको खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा उनको पता नहीं होता है। ठीक है, आज वो 2 टाइम खाना खा पाएंगे कि नहीं खा पाएंगे उनको नहीं पता। ठीक है, उनके पास पहनने के लिए अगले मतलब 1 साल में कितने कपड़े उनके पास होंगे उनको नहीं पता। शायद वो पिछले 4-5 साल से एक ही कपड़ा पहन रहे। ठीक है, घर का आता पता ही नहीं, रास्ते में हमने देखा रहेगा कितने लोग टेंट बांध के रहते हैं। ठीक है, और डेफिनेटली जब इतना ही कुछ नहीं है तो उनके पास बेसिकली क्या नहीं है। अगर बीमार हो जाए, भगवान ना करे किसी ने कुत्ता भी काट लिया, कुत्ते को काट लिया, कुत्ते ने काट लिया उनको, रेबीज जैसी बीमारी हो गई, तो शायद उन्हें ये भी नॉलेज नहीं होगा कि उन्हें इंजेक्शंस भी लेना है, और नॉलेज होगा तो शायद वो उसे एक्सेस भी ना कर पाए। और एजुकेशन, कि उतना भी पैसा नहीं है कि वो अपने बच्चे को एक अच्छी एजुकेशन दे पाए, या फिर उतना अवेयरनेस ही नहीं है कि वो अच्छी एजुकेशन दे पाए, उस पोजीशन में ही नहीं है कि बच्चों को एजुकेशन में भेज पाए। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे आप मान लो एक केस स्टडी में आपको देता हूँ। जैसे बिहार से बहुत लेबर क्लास आते हैं, तो बहुत सारे ऐसे आपने देखे रहेंगे कि उनके फैमिली में कोई जॉब करने वाला नहीं होता, पापा दिन का मजदूरी कर रहे हैं, 4-5 फैमिली मेम्बर्स है, तो जो बड़ा होता है उसे क्या करना पड़ता है, वो पढ़ाई नहीं कर पाता गरीबी के कारण, तो वो क्या करता है, अपनी एजुकेशन एक्सेस से भी दूर हो जाता है। तो अल्टीमेटली वो क्या करता है, वो भी वैसे ही मजदूरी में चला जाता है, वो भी मजदूरी करता है, और ये पॉवर्टी की साइकिल चलती रहती है। तो बेसिकली कहना मैं ये चाहता हूँ कि जो गरीबी होती है ना, गरीबी, हम किसको गरीब कहते हैं बेसिकली। पॉवर्टी का डेफिनेशन ये है कि जिसको खाने का एक्सेस नहीं है, पता नहीं आज खाना मिलेगा कि नहीं, कपड़े के एक्सेस नहीं है, कोई अपने लिए कोई ढंग का कपड़ा नहीं ले सकता, जो है वो, घर नहीं है, और हेल्थ फैसिलिटीज़ और एजुकेशन, ये चीज़ों का अगर एक्सेस किसी इंडिविजुअल के पास नहीं है, किसी कम्युनिटी के पास नहीं है, तो हम एक चीज़ कह सकते हैं कि वो आदमी बेसिकली गरीब है। और यही चीज़ें हमारे सर्वाइवर के लिए होती है, यही चीज़ें हमारे सर्वाइवल के लिए होती है। बिना खाने, बिना कपड़े, बिना घर, बिना मेडिकल फैसिलिटीज़, बिना एजुकेशन के हमारा क्या सर्वाइवल है, हमारे और जानवर में क्या फ़र्क है। बस वही बात है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा पॉवर्टी का डेफिनेशन।
लेकिन अगर मैं बात करूँ बेसिकली कि इंडिया में, ये भी एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, इंडिया में पोवर्टी को एस्टिमेट कौन करता है? इंडिया में पोवर्टी को एस्टिमेट कौन करता है? तो सिंपल भाषा में कहूँगा, नीति आयोग जो होता है वो इंडिया में पोवर्टी एस्टिमेशन का काम करता है। लेकिन सैंपल कलेक्शन का काम कौन करता है? मतलब नीति आयोग तो फाइनल डेटा नीति आयोग के पास आएगा, वो कलेक्ट करेगा, ठीक है, और उसके ऊपर अपना एस्टिमेशन देगा। तो इंडिया में नीति आयोग जो होता है वो बेसिकली पोवर्टी को कैलकुलेट करता है बेस्ड ऑन डेटा कैप्चर्ड बाय नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। वेरी इंपॉर्टेंट वन, एग्जामिनेशन में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है आपको, एग्जामिनेशन में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। एक स्टेटमेंट दे दिया जाएगा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, और पहला स्टेटमेंट ही दे दिया जाएगा आपको कि पोवर्टी एस्टिमेशन इन इंडिया इज कैरिड आउट बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट 2 दे दिया जाएगा आपको कि इन इंडिया द डेटा कैप्चरिंग ऑफ डेटा फॉर पोवर्टी was done by National Sample Survey Office under the Ministry of Commerce and Industries। और नीचे आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा which of the following statements given above is or are true। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? यहाँ पे मैंने नीति आयोग को फाइनेंस में कन्वर्ट कर दिया और यहाँ पे NSSO को मैंने मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में डाल दिया। सो ऐसे क्वेश्चंस यूपीएससी पूछती है। बेसिक आपके फंडामेंटल्स को चेक करती है कि भाई आपने सब पढ़ा ना, ठीक है, चलो उस सब में बिटवीन द लाइन्स आपको क्या याद है? तो यही बिटवीन द लाइन्स है गाइस, नीति आयोग, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन से एग्जाम में आएंगे। पहला स्टेटमेंट दे दिया, पहला स्टेटमेंट क्या डाल दिया? पोवर्टी एस्टिमेशन इन इंडिया इज कैरिड आउट बाय, यहाँ पे नीति आयोग है, मैंने अपने स्टेटमेंट में क्या डाल दिया? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। और यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट में मैंने क्या डाला? नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। और दोनों ही स्टेटमेंट हमारे गलत है। स्टूडेंट्स क्या करेंगे, हम क्या गलती करेंगे पता है? हमने घाई में पढ़ा है, चलो पहला स्टेटमेंट तो हम पहचान जाएंगे, चलो ठीक है, चलो जाने देते हैं, हमने पढ़ा है। दूसरा नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस देखेगा, नीचे का भूल जाएंगे और दूसरा स्टेटमेंट गलत करके आएंगे, आंसर रॉन्ग। तो यूपीएससी क्या करती है ना, आपके कोर फंडामेंटल्स को, बिटवीन द लाइंस को चेक करती है। यही आपका बिटवीन द लाइंस है, फिर से कह रहा हूँ, यही आपका बिटवीन द लाइंस है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब हम थोड़ा पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पोवर्टी। हाँ, अभी इसमें मैं ज़्यादा कुछ बताऊंगा नहीं, आपको तो पता ही है। एब्सोल्यूट पोवर्टी क्या है? इट रेफर्स टू ए कंडीशन वेयर इंडिविजुअल और हाउस होल्ड्स आर अनेबल टू मीट द मिनिमम बेसिक नेसेसिटीज। फूड, देखो अभी हमने जो कंसेप्ट ऑफ पोवर्टी पढ़ा था ना, बेसिकली उसको ही हम सिंपल भाषा में एब्सोल्यूट पोवर्टी कहते हैं। एब्सोल्यूट पोवर्टी का मतलब होता है एक्सट्रीम गरीबी। ऐसी सिचुएशन ना भाई, इंसान को जीने के लिए जो चाहिए वो भी उसके पास नहीं होता। मैंने अभी ऊपर बताया था आपको। अगर आप जरा सोचो ना यार कि 3 दिन अगर आपको खाना ना मिले तो क्या होगा? ठीक है, बहुत गर्मी है, रहने के लिए घर नहीं है, गंजी है, कपड़े पे रह रहे हो, क्या करोगे? कितने दिन सर्वाइव कर पाओगे? हर 7 दिन में एक बार काम मिल रहा है खाली आपको। इसको ही कहते हैं गरीबी, इसको कहते हैं गरीबी। आजकल हम सब जो मीम्स देख रहे हैं ना, अरे भाई गरीबी आ गई, गरीबी आ गई, वो गरीबी नहीं होती भाई। गरीबी क्या होती है पता है? आप कभी यू वेंट टू आवर ईस्टर्न स्टेट्स, उड़ीसा जाओ, बिहार जाओ, को पता चलेगा गरीबी क्या होती है, कैसे वो लोग स्ट्रगल करते हैं। ठीक है, आप उनको देखो, बहुत सारे लेबर क्लास आपको मिलेंगे, वो अपने दिन की कमाई पे ही डिपेंड होते हैं। आज उनको पैसा आया, आज वो खाना खाएंगे, ठीक है, रहने का उनका अता पता है नहीं। जहाँ उनको मिलेगा कि भाई आज मैं प्लेटफॉर्म मिल गया, या चलो 5-10 लोग शेयर करके रह रहे, ठीक है, जिस दिन किसी के पास पैसा नहीं होगा उसको घर से निकाल दिया जाएगा। सो कहने का मतलब ये है कि एब्सोल्यूट पॉवर्टी वो पॉवर्टी होती है जहाँ पे इंसान दो टाइम का खाना भी नहीं खा सकता। मैं सिंपल भाषा में कहूँगा, बाकी सारी चीज़ें छोड़ दो, उसके पास उतने ही पैसे नहीं है कि 2 टाइम का खाना खा सके। दैट इज़ कॉल्ड एब्सोल्यूट पॉवर्टी। और अगर हम एक मूवी का सीन ले, देखो यहाँ पे दिया गया है, हिंदी मीडियम करके एक मूवी है, अगर आपको याद हो तो ये क्या कहते हैं, गरीबी क्या होती है मैं बताता हूँ। मेरे दादा गरीब, मेरे पापा गरीब, मैं गरीब, हम तो खानदानी गरीब है भाई। ये क्या बोलने का मतलब? मस्ती मस्ती में इज ट्राइंग टू से कि पॉवर्टी एक ऐसी साइकिल है जहाँ से निकलना आसान नहीं है। ठीक है, आपके पापा गरीब है, वो आपको इतना एफोर्ड नहीं करा पाए, आप एजुकेशन नहीं ले पाए, आप भी वही करोगे जो आपके पापा कर रहे हैं, तो आप पूरे जनरेशन्स के लिए सर्वाइवल ही खाली क्वेश्चन रह जाएगा। ठीक है, आप गरीबी में लाइफ निकाल लोगे।
दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट पॉवर्टी, जहाँ पे जनरेशंस गरीबी में बिता रही है। 2 टाइम के खाने के लिए खाली उसके आगे वो सोच ही नहीं सकते। 2 टाइम का खाना और अपनी फैमिली, इसके आगे सोचने के लिए उनके पास कुछ नहीं है। ना हमारे तरह वो कोई टूर कर सकते हैं, ना घूम सकते हैं, ना फिर सकते हैं, ना अपने मनपसंद का खाना खा सकते हैं। उनको तो गेहूँ चावल भी मिल जाए वही उनके लिए बहुत हो जाता है। दैट इज़ कॉल्ड एब्सोल्यूट पॉवर्टी। तो मैं गरीब, मेरा बाप गरीब, मेरा दादा गरीब, हम शुद्ध गरीब है भाई, यही एब्सोल्यूट पॉवर्टी है सिंपल भाषा में कहूँ तो। अब देखो रिलेटिव पॉवर्टी पे आते हैं। अब ये भाई ऐसा है ना, ये हम हर बार फेस करते हैं, ये हम हर बार फेस करते हैं। देखो कैसे होता है, एक सेकेंड। देखो रिलेटिव पॉवर्टी की अगर मैं बात करता हूँ, रिलेटिव पॉवर्टी की अगर मैं बात करता हूँ तो इसमें क्या होता है, मैं आपको एक चार्ट बता देता हूँ, ध्यान से देखो, चार्ट देख लो। अमीर, मिडिल क्लास और लोअर क्लास, ठीक है। अब ये ऐसी गरीबी है ना, अगर हम ध्यान से देखें तो इट इज़ डिफाइंड फ्रॉम द सोशल पर्सपेक्टिव, that is living standard compared to the economic standards of population living in surroundings, and it is a measure of income inequality. It is most important thing। मैं आता हूँ इस चीज़ पे। रिलेटिव पॉवर्टी ये पॉवर्टी होती है गाइस, अब ध्यान से समझने की कोशिश करना। रिलेटिव पॉवर्टी ये पॉवर्टी होती है जहाँ पे कंपैरिजन होता है, कौन ज़्यादा गरीब है, सॉरी कौन ज़्यादा अमीर है, कौन कम अमीर है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो एक रिच पर्सन होगा और एक मिडिल क्लास होगा, ठीक है। तो ये मिडिल क्लास पर्सन होता है, ये क्या सोचेगा कि भाई मेरे पास तो सिर्फ बाइक है, 1 BHK घर है, ठीक है, मुझे कार चाहिए, मुझे भी बाकी अपने अमीर दोस्तों की तरह गाड़ी चाहिए, बाकी अमीर दोस्तों की तरह 3 BHK या फिर बंगलो चाहिए, ठीक है। दिन में अगर मैं 5 डिफरेंट आइटम्स खा रहा हूँ, दोनों टाइम के खाने में मैं 5 तरीके के अलग अलग आइटम्स को कंज्यूम कर रहा हूँ, फूड्स को कंज्यूम कर रहा हूँ, ये भी मेरे लिए इनफ नहीं है, मुझे और भी वेराइटीज़ चाहिए, ठीक है, मुझे अपने घर में नौकर चाकर चाहिए। तो यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है, मतलब ये हो रहा है कि हम सब इतने, मतलब हमने ना एब्सोल्यूट पॉवर्टी को पार कर लिया है। हम दोनों टाइम का खाना, दो कि हम 4 टाइम का खाना खा पा रहे हैं, हमारे पास रहने को घर है, इतने पैसे है कि अपने इलाज करा सके, अपने बच्चों को पढ़ा सके, एक थोड़ी बहुत सेविंग्स कर सके, इतने पैसे हैं। लेकिन अगर एक मिडिल क्लास अपने आप को शाहरुख खान से कंपेयर करेगा, अपने आप को मुकेश अंबानी से कंपेयर करेगा, या अपने कोई एक अच्छे खासे बिजनेसमैन बंदे से अगर कंपेयर करेगा, एक रिच क्लास से कंपेयर करेगा, तो उसके लिए तो गरीबी हुआ ना, ठीक है। ये जो पर्सन है अगर इसको शाहरुख खान से कंपेयर करेंगे तो कंपेयर टू शाहरुख खान ये पर्सन तो गरीब ही हुआ ना, ठीक है। शाहरुख खान जैसे चाहे गाड़ी को अफोर्ड कर सकता है, ठीक है। और अगर ध्यान से देखें तो आप शाहरुख खान की नेटवर्थ क्या होगी, मान लेते हैं 5,000 करोड़ की इसकी नेटवर्थ, तो एग्जाम्पल ले रहा हूँ, मुझे पता नहीं है, और इनकी महीने की पगार ही खाली 60 से 70 हज़ार हो, टोटल सेविंग्स इनके पास 5 लाख पड़े हो, तो कंपैरिजन देख रहे हो ना, एक इनइक्वालिटी दिख रही है। क्या दिख रही है? इनइक्वालिटी दिख रही है कि इसी अवस्था को क्या कहते हैं पता है, इस सिचुएशन को क्या कहते हैं? अमीर अमीर हो रहा है, गरीब गरीब हो रहा है, अमीर अमीर हो रहा है, गरीब गरीब हो रहा है, और इसी चीज़ को हम कहते हैं इनइक्वालिटी, इनकम इनइक्वालिटी, कि समानता नहीं है समाज में। अमीर के पास पैसा आ रहा है, अमीर और पैसा हो रहा है, गरीब के पास चाहे कितना भी पैसा हो रहा है, गरीब का ज़्यादातर पैसा या मिडिल क्लास का ज़्यादातर पैसा अपने फैमिली को संभालने में और ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा करने में ज़्यादा जाता है। तो इसी में एक कंसेप्ट आता है, जो हमारे MP है राघव चड्ढा जी, उन्होंने एक कंसेप्ट उठाया था कि वी आर पेइंग टैक्सेस लाइक इंग्लैंड एंड गेटिंग सर्विसेज लाइक सोमालिया। अगेन इट्स अ डिबेटेबल क्वेश्चन। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम कोई भी इकोनॉमिक्स के टॉपिक पढ़ते हैं, खासकर पॉवर्टी से टॉपिक पढ़ते हैं, तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि एज ए मिडिल क्लास, तो सबसे बड़ा पॉपुलेशन होता है किसी भी देश का, हमारे इंडिया में भी, वो क्या एक्सपेक्ट करता है कि मेरे जो एजुकेशन है, हेल्थ है, एजुकेशन है, हेल्थ है, एटलीस्ट इसका बर्डन तो गवर्नमेंट उठा सकती है, ताकि वो पैसा मैं अपनी फैमिली के लिए, अपने इंडिविजुअल इनकम ग्रोथ के लिए लगा सकूं, ठीक है। तो यही बात राघव चड्ढा कहना चाहते थे। अगेन इज ए पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, उन्होंने अपने पॉइंट्स रखे थे। सो कहने का मतलब ये है, रिलेटिव पॉवर्टी ये होता है कि एक सिंपल सा एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ, ठीक है। रिलेटिव पॉवर्टी का आपको एक सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूँ। मुंबई लोकल ट्रेन तो आपको पता ही है, चलो मुंबई लोकल ट्रेन छोड़ दो, नॉर्मल आप कोई भी ट्रेन में जाओ, एक जनरल डब्बा होगा, स्लीपर डब्बा होगा, सेकंड क्लास होगा, फर्स्ट क्लास होगा, यहीं पे दिख रहा है ना आपको, दिख रहा है ना। तो फर्स्ट क्लास में कौन बैठेगा? जो एक अच्छा खासा एक बिजनेसमैन फैमिली से हो, अच्छी खासी सैलरी से हो, ठीक है। और एक तो प्लेन का सफ़र हो गया, तो प्लेन हो गया, फर्स्ट क्लास हो गया, सेकंड क्लास हो गया, इसमें तो वो पर्सन बैठेंगे ना जो अच्छे खासे इनकम अर्न करते हो।
अच्छी खासा इनकम एक्यूमुलेशन उनके पास हो, फिर उनके बाद कौन आएगा? ठीक है, वो हो गए स्लीपर थर्ड एसी वाले पर्सन आएंगे, फिर स्लीपर वाले पर्सन आएंगे। तो स्लीपर वाला क्या सोचेगा, काश में थर्ड एसी में जा सकता। थर्ड एसी वाला क्या सोचेगा, काश में सेकंड क्लास में जा सकता। सेकंड क्लास वाला सोचेगा काश में फर्स्ट क्लास या फ्लाइट में जा सकता। और उनसे नीचे जनरल डिब्बे वाला, उनको तो कुछ पता नहीं है, जहाँ सीट मिले वहाँ सीट, नहीं मिले नहीं मिले, बाथरूम में बैठ के जाएंगे वो लोग। वो लोग सोच रहे होंगे काश स्लीपर में कोई इतने मेरे पास पैसे होते कि स्लीपर में टिकट कंफर्म कर पाता। यहीं से आपको दिख जाएगा रिलेटिव पॉवर्टी। ये रिलेटिव पॉवर्टी है जहाँ पे सीधा कंपैरिजन है, कोई ज़्यादा अमीर है कोई कम अमीर है, कोई ज़्यादा गरीब है कोई कम गरीब है, सिंपल सी बात है। इट इज़ कॉल्ड रिलेटिव पॉवर्टी। ठीक है, आई होप आपको एक कंसेप्ट समझ में आया होगा। सामने दिख रहा है रिच वेरी फ्यू, मिडिल क्लास लार्ज नंबर, लोअर क्लास वेरी लार्ज नंबर। मिडिल क्लास आर पुअर कंपेयर टू रिच क्लास, पुअर क्लास आर पुअर कंपेयर टू मिडिल क्लास, एंड दिस इज कॉल्ड रिलेटिव पॉवर्टी। बेस्ट एग्जांपल। ठीक है, मिडिल क्लास आर पुअर, अगर मिडिल क्लास को गरीब, सिंपल सी बात है, एक लोअर क्लास एक मिडिल क्लास है, अगर मिडिल क्लास खुद को लोअर क्लास से कंपेयर करेगा तो अमीर है, और मिडिल क्लास खुद को रिच क्लास से कंपेयर करेगा तो गरीब है। बस वही वाली बात है। वी कैन से डिस्पैरिटी ऑफ इनकम एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन इज एसोसिएटेड विद रिलेटिव पॉवर्टी। ठीक है, नेक्स्ट। तो यहां तक तो आई थिंक सो है ना, आपको कुछ भी नहीं बताया, मतलब बताया मैंने। ठीक है, नाउ मेजर्स यूज्ड टू एस्टिमेट पॉवर्टी इन इंडिया, मेजर्स यूज्ड टू एस्टिमेट पॉवर्टी इन इंडिया। अभी आते हैं अपने मेन टॉपिक पे भाई। इंडिया में कैसे पता करें गरीब कौन है? भाई गरीब कौन है कैसे पता करें? ठीक है ना, इंडिया में कैसे पता करें कि गरीब कौन है भाई? अरे कुछ तो पता हो। आप ही समझ लो, मैं आपको हम प्राइम मिनिस्टर बन गए, चलो मैं ही बन गया आज, और मुझे कहा कि सर गरीबों के लिए कोई योजना लॉन्च करनी है। भाई मुझे पहले ये तो बताओ, इंडिया में गरीब कैसे मालूम पड़े कौन गरीब है कौन अमीर है? कुछ तो आइडिया हो। चलो मानते रोटी कपड़ा मकान नहीं है वो गरीब है, लेकिन कैसे पता करें किसके पास रोटी कपड़ा मकान नहीं है? ये भी तो पता करना पड़ेगा ना। ऐसा तो नहीं है मैं जाके किसी को पूछूंगा। हिंदी मीडियम मूवी तो आपने देखी रहेगी, ठीक है, कैसे इरफान खान खुद गरीब बन जाते हैं लेकिन वो होते अमीर है। तो कैसे पता करेंगे कि गरीब कौन है? तो बेसिकली यहाँ पर एक कंसेप्ट आता है जिसको हम कहते हैं पॉवर्टी लाइन। क्या कहते हैं? पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा। सिंपल भाषा में कहूँ तो क्या कहेंगे? गरीबी रेखा। ठीक है, आपने सुना रहेगा ना, बहुत इतने इंडिया का एक 20% पॉपुलेशन गरीबी रेखा के नीचे आता है। इसका मतलब ही है कि यहाँ पे सरकार कुछ पैरामीटर सेट करेगी, कुछ एस्टिमेशन सेट करेगी, जिससे सरकार को हेल्प हो ये फाइंड आउट करने में कि गरीब कौन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये आपको थोड़ा सा मैं चार्ट दिखा देता हूँ। आपके सामने एक चार्ट है, मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूँ, अभी आपको सिर्फ चार्ट दिखेगा। ठीक है, दिख रहा है आपको? एक लाइन बना दी गई है, मिडिल क्लास से लेके अपर क्लास तक और गरीब से लेके एब्सोल्युटली पुअर तक। ठीक है, तो ये आपकी पॉवर्टी लाइन होती है। कैसे होती है थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। देखो, ये पॉवर्टी लाइन किस चीज़ पे डिपेंड होगी? ये गरीबी रेखा, मान लेते हैं इंडिया का 20% पॉपुलेशन गरीबी रेखा के या पॉवर्टी लाइन की एक इमेजिनरी लाइन होती है जो सरकार खुद ड्रॉ करती है अपने हिसाब से। तो सरकार यहाँ पे दो तरीके का पैटर्न यूज़ कर सकती है, आगे हम देखते हैं। एक तो कैलोरी वाला, जिसको हम बोलते हैं बेस्ड ऑन न्यूट्रिशनल, और दूसरा होता है कंजम्पशन बेस्ड। मैं आगे बताऊंगा, अभी खाली आप एक बार समझ लो। दूसरा होता है कंजम्पशन बेस्ड। ठीक है, तो बेसिकली कैलोरी वाला और दूसरा होता है कंजम्पशन बेस्ड। ठीक है, अभी देखो, अगर मैं बात करूं कैलोरी वाले की, ठीक है, अगर मैं बात करूं तो ये जो पॉवर्टी लाइन है, मान लो सरकार ने बोला है, पॉवर्टी लाइन बना दी है 2100 कैलोरीज, एग्जाम्पल ले रहा हूं 2100 कैलोरीज, 2100 कैलोरीज मान लेते हैं। तो सरकार ने इस 2100 कैलोरीज को बना दिया है पॉवर्टी लाइन। अगर मैं कैलोरी वाला मेथड यूज करता हूं तो सरकार ने 2100 बना दिया है, 2100 बना दिया है पॉवर्टी लाइन, जिसमें सरकार ये बोलेगी कि अगर कोई इंडिविजुअल 2100 या इससे कम की कैलोरीज इंटेक कर रहा है तो वो गरीब है। आया समझ में? ये तो कैलोरी मेथड हो गया। अगर कंजम्पशन मेथड पे जाए तो सरकार ने क्या बोला रहेगा कि अगर एग्जांपल ले रहा हूँ,
अगर पर्सन महीने का या अगर पर्सन दिन का 10 रुपया भी नहीं कमा पा रहा है, फिर से बता रहा हूँ, अगर कंजम्पशन पैटर्न पे जाए तो सरकार क्या कर सकती है, 10 रुपये को पॉवर्टी लाइन रख सकती है, 10 रुपये को पॉवर्टी लाइन रख सकती है, जिसमें सरकार ये बताएगी कि अगर कोई इंडिविजुअल 10 रुपया नहीं कमा पा रहा है, या फिर पूरे दिन में 10 रुपया भी नहीं कमा पा रहा है, या पूरे दिन में 10 रुपये का भी खर्चा नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब वो आदमी गरीब है। क्योंकि आदमी जिंदा है तो खाने के लिए कुछ तो खर्चा करेगा। एग्जाम्पल मान लेते हैं, आदमी 10 रुपये, मान लेते हैं एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे इंसान 10 रुपया कमा के भी जिंदा रह सकता है। मान लेते 2 रुपये का वड़ा पाव है या 2 रुपये का गेहूँ है, ठीक है, या फिर मान लेते किसी भी लॉज में चला जाए तो 4 रुपये का उसको रोटी चावल मिल जाएगा, ठीक है, 2 रुपये का सुबह का, 2 रुपये का शाम का, तो मान लेते हैं 4 रुपये में वो दिन का 2 टाइम का खाना खा पा रहा है। एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे 4 रुपये में आपको खाना मिल सकता है। एक हाइपोथेटिकल कंडीशन बता रहा हूँ, एक ऐसे सिचुएशन बता रहा हूँ जहाँ पे एक इंडिविजुअल अगर उसके पास 2 रुपया हो तो कहीं पे भी जाके ढंग का खाना खा सकता है। तो 2 रुपया सुबह के लिए, 2 रुपया रात के लिए, टोटल हो गए 4 रुपये। तो सरकार को मालूम पड़ा कि कोई भी 4 रुपये खर्चा करके 2 टाइम का खाना तो खा ही सकता है। तो सरकार ने क्या कोशिश किया कि इसका मतलब वो आदमी दिन का 10 रुपया तो कम से कम कमा ही रहा होगा, या कमा रहा होगा तभी वो खर्चा कर रहा होगा, ध्यान रखना। तो सरकार ने क्या किया, 10 रुपया क्या रख दिया, पॉवर्टी लाइन, कि अगर कोई पूरे दिन में 10 रुपया कमा रहा है, अगर कोई आदमी 10 रुपये दिन में 10 रुपया भी कमा रहा है या 10 रुपये से ज़्यादा कमा रहा है, 10 या 10 से ज़्यादा कमा रहा है तो वो गरीब नहीं होगा, लेकिन 10 या 10 से कम कमा रहा है तो वो गरीब माना जाएगा। तो सरकार मोस्टली 2 पैटर्न्स को यूज़ करती है, या तो कैलोरी वाला या कंजम्पशन वाला। कैलोरी में सरकार ये देखेगी कि 2100 को बना दिया पॉवर्टी लाइन, अगर 2100 से कम कोई कैलोरी इंटेक कर रहा है तो वो गरीब है। और दूसरा मेथड क्या है, कंजम्पशन। यहाँ पे सरकार ये देखेगी कि आदमी एटलीस्ट 10 रुपया तो कमा रहा है। अगर आदमी 10 रुपया या 10 से कम कमा रहा है, या 10 रुपये से कम खर्चा कर रहा है, इसका मतलब वो आदमी गरीब है। तो यहाँ पे 10 रुपया क्या रख दिया, पॉवर्टी लाइन। इसी कंसेप्ट को क्या कहा जाता है, पॉवर्टी लाइन। ध्यान से समझना, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं, आप ध्यान से एक बार गो थ्रू कर लो प्रॉपर तरीके से, ठीक है, आपको सामने समझ रहा होगा। Now, the poverty line is the minimum level of income. The poverty line is the minimum level of income or consumption required to meet basic necessities such as food, shelter and clothing necessary for survival. It acts as a threshold where those with income below 2 line are considered poor. मैंने आपको बताया। तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा आ जाता है मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा आ जाता है यहाँ पे, वो है ये वाला। वर्ल्ड बैंक ने रिसेंटली अपने डेटा को चेंज किया है। वर्ल्ड बैंक ने कहा है अगर कोई पर्सन एक दिन में $3 से कम कमा रहा है, पॉवर्टी लाइन, हाँ, पॉवर्टी लाइन, अगर कोई पर्सन पूरे दिन में $3 से भी कम कमा रहा है, इसका मतलब वो $3 से कम का खर्चा कर रहा है, ठीक है। तो पूरे दिन में अगर वो $3 से कम कमा रहा है तो उसको हम एक्चुअल गरीब मानेंगे। और हर कोई देश कहीं ना कहीं, जितने भी आपको इंटरनेशनल रिपोर्ट्स मिलेंगे जहाँ पे इंडिया को रैंक दी जाती होगी पॉवर्टी में, मान लेते हैं जैसे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, तो उसमें जो इंडिकेटर यूज़ किया जाता है वो यूज़ किया जाता है ये वाला, वर्ल्ड बैंक वाला। तो वर्ल्ड बैंक ने बेसिकली ये कहा है कि अगर कोई पूरे दिन में $3 से भी कम कमा, $3 से भी कम कमा रहा है, अगर आज डॉलर की वैल्यू माना तो 90 के आसपास है रुपीज़ डॉलर का, तो मान लेते हैं 300 रुपया, तो 300 रुपये से दिन में भी कोई कम कमा रहा है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अभी आप अगर कोई भी आप दादर स्टेशन चले जाइए, बोरीवली स्टेशन चले जाइए, या कोई भी बड़े स्टेशन चले जाइए, आप नीचे उतरोगे ना, आपको सब मजदूर मिलेंगे, ठीक है। वो सुबह आके बैठते हैं क्योंकि उनका वही होता है, आज काम मिला आज खाना खाएंगे वो लोग। तो दिन की कम से कम मान लेते हैं आप गए, आपको घर पे पेंटिंग कराना है, और आपने बोला कितना लोगे सर, तो उसने बोला सर कम से कम तो मैं 300 रुपया तो मैं लूँगा ही लूँगा, क्योंकि 300 रुपया लूँगा सेठ तभी जाके मैं मेरा घर चलेगा, वरना मेरे लिए कोई, क्योंकि सर मुझे सब कुछ लगेगा। तो वो बोलेगा ठीक है सेठ आप सामान लेके आ जाओ। मैं आज बोरीवली स्टेशन गया, मुझे मजदूर मिला, मैंने मजदूर से बोला ठीक है 300 रुपया ले लो, सामान वामान मैं आपको ला के देता हूँ। तो 300 रुपया उसकी मजदूरी मिल गई, आज उसने काम किया, उसको आज 300 रुपया मिल गया, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक के हिसाब से ये आदमी गरीब नहीं है।
लेकिन मान लेते हैं सुबह 7 बजे आया हुआ पर्सन 10 बज गए, 11 बज गए, कोई भी काम नहीं मिल रहा है, उतने में मैं आता हूँ, मैं बोलता हूँ मेरे घर में पेंटिंग कराना है, लेकिन मैं आपको 300 रुपये तो नहीं दूंगा, 200 रुपये ही दूंगा। कितने दूंगा? 200 रुपये। ठीक है, वर्ल्ड बैंक के हिसाब से देखें तो $3 पर डे, तो मैंने इसको 300 मैंने अज्यूम कर लिया है कि $1 100 रुपीज़ का है। मैंने अज्यूम कर लिया है $1 100 रुपीज़ का है, तो $3 कितने के हुए? 300 रुपीज़। ठीक है, अभी मैंने जो आपको बताया, तो मैंने पहले केस में आपको क्या बताया कि सुबह 7 बजे आए, मैं पहुंच गया, मैंने बोला मेरे घर पे पेंटिंग कराना है, तो उसने बोला सर मैं 300 रुपये लूँगा, सामान आपके लेके आ जाना। ठीक है, 300 रुपये उसने कमा लिए, तो वर्ल्ड बैंक के हिसाब से वो आदमी गरीब नहीं है। लेकिन मान ले 10 बज गए, 11 बज गए, उतने में मैं आया, पर्सन को कोई काम ही नहीं मिला है, मैंने बोला मैं आपको 300 रुपये तो नहीं दूंगा, मैं आपको सिर्फ 200 रुपये ही दूंगा। कितने दूंगा? सिर्फ 200 रुपये दूंगा कलर कराने के लिए, सामान मैं खुद लेके आऊंगा, लेकिन आपको मैं 200 रुपये ही दूंगा। मंजूर है? बोला अब उसके पास क्या ऑप्शन है, क्योंकि एटलीस्ट कुछ ही तो 200 रुपये तो आएगा उसके पास। ठीक है, तो उसने क्या सोचा, ठीक है मैं काम कर लेता हूँ, तो वर्ल्ड बैंक के हिसाब से ये आदमी गरीब हो जाएगा। तो पूरे दिन में अगर आपको $3 से भी कम का इनकम आप अर्न कर रहे हो, अगर $1 की कीमत 100 रुपीज़ भी मान ली जाए, तो पूरे दिन में 300 रुपये से भी कम का काम आप कर रहे हो, ठीक है, तो आपको गरीब माना जाएगा एज पर वर्ल्ड बैंक। ठीक है, चलो अगेन वर्ल्ड बैंक सारे कंट्रीज के हिसाब से देखता है, तो हम उसको एक बोलते हैं ना, एक आइडियल स्टैंडर्ड के लिए ले सकते हैं, हमारे अपने कंट्री के लिए उसको हम यूज़ बहुत रेयरली यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज पॉवर्टी इंसिडेंस रेशियो। नेक्स्ट इज पॉवर्टी इंसिडेंस रेशियो। अगर मैं इसकी बात करूं पॉवर्टी इंसिडेंस रेशियो की, तो सिंपल है, कुछ भी नहीं है। पॉवर्टी इंसिडेंस रेशियो का मतलब होता है कितने मतलब मैंने पॉवर्टी लाइन बताई थी, आपको याद है? मैं फिर से लेके जाता हूं उसमें। ठीक है, कितने गरीब है? पॉवर्टी इंसिडेंस रेशियो का मतलब होता है टोटल पॉपुलेशन में कितनी पॉपुलेशन गरीबी रेखा के नीचे है। जब हमें ये पता करना होता है तो हम पॉवर्टी इंसिडेंस रेशियो निकालते हैं। एग्जांपल, इंडिया में 100 करोड़ पॉपुलेशन है और मुझे ये पता करना है कि कितनी पॉपुलेशन, एग्जांपल दे रहा हूँ, इंडिया में 100 करोड़ पॉपुलेशन है फॉर एग्जांपल, और मुझे ये पता करना है कि 100 करोड़ में से कितनी पॉपुलेशन जो है वो एब्सोल्यूट पॉवर्टी में आती है। ठीक है, रिलेटिव पॉवर्टी सिर्फ समझने के लिए होता है, वो एक्चुअल में यूज नहीं होता। सरकार जो काम करती है, डायरेक्टली जो काम करती है, वो एब्सोल्यूट पॉवर्टी में करती है। तो मुझे ये पता करना है कितने गरीब है, कितने एब्सोल्यूट पुअर है, तो मुझे मुझे जब कौन सा मेथड यूज़ करना पड़ेगा, तो जो मेथड होगा वो होगा पॉवर्टी इंसिडेंस रेशियो। इसमें मान लो मुझे पता चल गया कि भाई टोटल पॉपुलेशन में से 20 करोड़ लोग गरीब है। कितने? 20 करोड़ लोग यहाँ पे आते हैं, तो ये इसी मेथड को हम क्या कहेंगे? पॉवर्टी इंसिडेंस रेशियो। व्हेनेवर वी ट्राई टू फाइंड आउट हाउ मच टोटल पुअर आर देयर पॉपुलेशन वाइज इन टोटल पॉपुलेशन ऑफ कंट्री, दैट इज कॉल्ड पॉवर्टी इंसिडेंस रेशियो। ठीक है, लेट्स सी द डेफिनेशन, तभी जाकर तो मालूम पड़ेगा ना कैसे बनाना है हमें। द पॉवर्टी इंसिडेंस रेशियो और हेड काउंट रेशियो इज द परसेंटेज ऑफ ए पॉपुलेशन लिविंग बिलो अ डिफाइंड पॉवर्टी लाइन। सिंपल। नेक्स्ट, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द मेथड्स ऑफ पॉवर्टी एस्टिमेशन। नाउ इट इज वेरी सिंपल गाइज, कुछ भी नहीं है, हमने बहुत कुछ इजीली कवर किया है। मेथड्स ऑफ पॉवर्टी एस्टिमेशन। ठीक है, अब ध्यान से देखो, पहला मेथड कौन सा है? कैलोरी बेस्ड मेथड। मैंने आपको अभी बताया 1993 से पहले ये मेथड यूज होता था। कैलोरी मेथड क्या होता है? ठीक है, इसमें हम ज़्यादा नहीं जाएंगे। कैलोरी मेथड ये होता है जहाँ पे मैंने अभी आपको बताया था, याद होगा, मिनिमम कैलोरीज इनटेक को ही पॉवर्टी लाइन मान लिया जाता है। मिनिमम कैलोरी इनटेक को हम पॉवर्टी लाइन मान लेते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको आगे बताऊंगा जब हम कमिटीज पढ़ेंगे, तो अभी ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया था ऊपर, दैट इज बेस्ड। नेक्स्ट, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की अगर मैं बात करूं तो सिंपल भाषा में मैं कहूं तो इट शिफ्टेड फ्रॉम प्योर कैलोरी इनटेक टू अ ब्रॉडर कंजम्पशन बेस्ड अप्रोच। ठीक है, ब्रॉडर कंजम्पशन बेस्ड अप्रोच। फिर से मैं दिखा देता हूं,
ब्रॉडर कंजम्पशन बेस्ड अप्रोच, ठीक है। इट कैप्चर्स हाउस होल्ड स्पेंडिंग ऑन फूड एंड नॉन फूड एसेंशियल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे हाउस होल्ड कितना कमा सकता है और कमा के कितना खर्चा कर सकता है, जैसे मैंने आपको बताया था, याद है, 10 रुपया, 10 रुपये को हम पॉवर्टी लाइन मानेंगे तो इसी को हम बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपना कंजम्पशन बेस्ड। नेक्स्ट यूनिफॉर्म रेफरेंस मेथड, ठीक है। अब ध्यान से, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मेथड्स, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मेथड्स, ठीक है। तीन तरीके के मेथड हम देखने वाले हैं। पहला देखने वाले हैं हम यूनिफॉर्म रेफरेंस मेथड, और दूसरा देखेंगे मिक्स्ड रेफरेंस मेथड, और उसके पास देखेंगे मॉडिफाइड मिक्स रेफरेंस मेथड। अब ये तीनों क्या है? देखो, रेफरेंस मेथड का मतलब होता है, ये जो रेफरेंस मेथड्स होते हैं मोस्टली यूज़ किए जाते हैं कंजम्पशन कैपिटा के मेथड में, कैलोरी के मेथड में हम इसको कंसिडर नहीं करते। मतलब हम ये मेथड कहाँ यूज़ करते हैं? जहाँ पे मैंने 10 रुपये वाला गेम बताया था आपको, कितना, 10 रुपये वाला गेम बताया था, ठीक है। इसका मतलब ये होता है, अब यूनिफॉर्म रेफरेंस मेथड की बात करें तो इसको एक बार डेफिनेशन में आप देख लीजिए। इज ए सर्वे मेथडोलॉजी फॉर्मली यूज्ड बाय इंडियाज नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस टू मेजर पॉवर्टी वेयर हाउस होल्ड्स आस्क्ड अबाउट देयर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑफ ओवर द पास्ट 30 days फॉर ऑल आइटम्स, ठीक है। बेसिकली सिंपल भाषा में कहूँ तो यहाँ पे है ना, सर्वे करते वक्त सरकार के लोग सबसे क्या पूछेंगे कि लास्ट 30 दिनों में आपने क्या क्या खर्चा किया और कौन से फूड आइटम्स पे खर्चा किया। यूनिफॉर्म रेफरेंस मेथड में ये पूछा जाता है सरकार की तरफ से हर एक इंसान से, या फिर सैंपल वे में, कि लास्ट 30 दिन में आपने कौन से फूड आइटम्स को परचेज किया है। एग्जाम्पल मान लेते हैं, मेरे पास आए, मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, या मान लेते किसी के भी पास गए, एक पर्सन के पास गए और पूछा, मैं NSSO का पर्सन हूँ, मैं गया एक घर में, मैंने पूछा सर आप घर में कितने लोग हो? उन्होंने बोला 5 लोग रहते हैं। तो मैंने बोला सर लास्ट 30 दिन में आपने क्या क्या खर्चा किया है? तो उन्होंने बताया लास्ट 30 दिन में हमने कोई भी दूध का सामान नहीं खरीदा, हमने सिर्फ 30 में से 10 दिन हमने सिर्फ गेहूँ लाया और 10 दिन चावल लाया, वो भी एक टाइम, ठीक है। बाकी हम, तो मैं पूछूंगा आपने खाना किधर खाया? तो उन्होंने कहा सर हम कोई ना कोई इवेंट्स में चले जाते थे, या फिर सर खाली रोटी बना लेते थे कभी कभी, या फिर खाली दाल पी लेते थे। तो मैंने बोला फिर कोई बीमार हुआ था घर पे? तो बोलेंगे नहीं सर, हाँ बीमार तो हुआ था लेकिन हम दवा खाने नहीं गए, घर का ही इलाज कर दिया, ठीक है। इससे मुझे एक चीज़ समझ में आ गई कि भाई इनके पास, फिर मैं पूछूंगा उनको कि आप दिन का कमाते कितने हो, लास्ट 30 दिन में आपने कमाया कितना? तो उन्हें बोला हर दिन हम एवरेज 100 से 150 रुपये कमाते हैं। वर्ल्ड बैंक के हिसाब से पकड़े तो 300 रुपये से कम, मतलब क्या हो गए, गरीब। आ रहा है समझ में? इस तरह से जब हम यूज करते हैं तो उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म रेफरेंस मेथड, ठीक है। सिमिलरली मिक्स्ड रेफरेंस मेथड, mixed reference method is a method used by National Statistical Office for calculating consumption expenditure and poverty. वहाँ पे 30 days था, यहाँ पे कितना होगा? It uses a 365 days recall period for five items: clothing, footwear, durable goods, education and health expenses, and 30 days recall for other items, ठीक है। वहाँ पे सिर्फ 30 दिन था सारे आइटम्स के लिए यूनिफॉर्म में, यहाँ पे थोड़ा चेंज कर दिया गया। इन 5 गुड्स के लिए 365 डेज कंसिडर किया जाएगा और बाकी के लिए 30 डेज कंसिडर किया जाएगा। मतलब जब NSSO वाले सर्वे करने जाएंगे, अगर मैं सर्वे करने जाऊँगा तो मैं ये पूछूंगा कि लास्ट 1 साल में आपने इन 5 आइटम्स कितने खरीदे हैं, इससे मुझे पता, और फिर मैं पूछूंगा आपकी इनकम कितनी है, इससे मुझे पता चल जाएगा कि भाई ये गरीबी में आते हैं या नहीं आते हैं, ठीक है। इसके अलावा लास्ट 30 डेज में आपने कौन से अदर आइटम्स परचेस किए हैं, ठीक है। नेक्स्ट,
मॉडिफाइड मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड। ठीक है, अगर मैं बात करूं मॉडिफाइड मिक्स रेफरेंस पीरियड की तो ये सबका बाप है। ठीक है, सबका बाप है। देखो नीचे आपको दिख ही रहा है, पहला क्या है 7 डे, इनको तीन, देखो यूनिफॉर्म में 30 डेज था, ठीक है, सारे आइटम्स के लिए। मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड में 30 डेज था और 365 डेज था। यहाँ पे तीन है, 7 डेज, 30 डेज एंड 365 डेज, मतलब हर एक डेज का एडिशन हो रहा है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, हम आगे सवाल देखने वाले हैं। तो यहाँ पे सिंपल सा एक आइटम्स बना लिया गया है। ये सारे गुड्स जो मैंने यहाँ पे मेंशन आउट किए हैं, ये सारे गुड्स जो यहाँ पे मैंने मेंशन आउट किए हैं, एक बार देख लो। अगले 7 दिन में ये हम ये पूछेंगे एनएसएसओ वाले कि लास्ट 7 डेज में क्या आपने इनमें से कोई भी चीज़ कंजम्पशन करी है कि नहीं करी है। 365 दिन में आपने ये चीज़ें कंजम्पशन करी है कि नहीं करी है। ठीक है, और 30 डेज में आपने ये चीज़ें कंजम्पशन करी है कि नहीं करी है। एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे हमने डाल दिया है फ्यूल और लाइट का एग्जाम्पल। मान लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी आ गया, तो एक महीने में हर बिजली का बिल तो हर महीने आता है। अगर आदमी बिजली का बिल भर पा रहा है मतलब आदमी गरीबी रेखा से तो थोड़ा ऊपर ही है। ठीक है, तो मतलब इससे पता चल जाएगा कि, इससे ये पता चलता है कि लास्ट 7 दिन में आपने क्या कंजम्पशन किया था, 365 दिन में क्या कंजम्पशन किया था और 30 दिन में क्या कंजम्पशन किया है। इससे हमें एक क्लियर पिक्चर मिल जाएगा कि आदमी पूरे दिन का कमा कितना रहा है और बेसिकली कमा कितना रहा है। अगर वो कमा रहा होगा तभी वो इन चीज़ों पे प्रॉपरली खर्चा कर रहा होगा, नहीं कमा रहा होगा तो इन चीज़ों पे प्रॉपरली खर्चा नहीं कर रहा होगा। बस यही बात है। 10 रुपये याद हो रहा है, तो एग्जाम्पल फिर से लेते हैं। 10 रुपये हमारी पॉवर्टी लाइन है, मान लेते हैं सरकार ने रखी है, और सरकार ने 10, ठीक है, और मैं सर्वे करने गया तो सरकार ने क्या बोला, मैंने पूछा क्या लास्ट 7 दिन में आपने क्या क्या खर्चा किया है। तो उन्होंने बोला सर मैंने वेजिटेबल्स खरीदे, ठीक है, टमाटर खरीदा, गाजर वाजर सब खरीदे। मैंने बोला ठीक है, अगर टमाटर भाई 100 किलो रुपये चल रहा है, मतलब आदमी 100 रुपये किलो का अगर टमाटर ले रहा है 7 दिन में, तो भाई आदमी अच्छा कमा रहा होगा। फिर मैंने देखा 365 देखा, रिकॉल पीरियड देखा। अगले 1 साल में उन्होंने बोला सर हमने 10 जोड़ी कपड़े लिए, मैंने अपने लिए चप्पल लिए, मैंने बच्चों की फ़ीस भी भर दी, मैंने मेडिकल इंश्योरेंस करवा दिया, मैंने मेरे घर पे मेडिकल प्रॉब्लम्स आए थे, मैंने एडमिट भी करवा दिया। ठीक है, और लास्ट 30 दिन में मैंने पूछा और क्या किया था, तो आपने बोला न, हाँ ये सारी चीज़ें मैंने की थी, पेट्रोल भरवाया था वगैरह वगैरह। ये सब चीज़ें देख के आपको भी समझ में आ रहा है ना कि गरीब आदमी इतना खर्चा तो नहीं कर सकता। ठीक है, एटलीस्ट 7 दिन का देख के आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि आपको भी पता है सब्जी कितनी महंगी है, सरकार को भी पता है महंगाई कितनी है। तो उस महंगाई में अगर बंदा 7 दिन में वेजिटेबल्स भी ले रहा है, 7 दिन में आपने फ्रूट्स भी ले रहा है, एग्स भी ले रहा है, 365 दिन में अच्छे खासे खर्चे कर रहा है, लास्ट 30 डेज में वो पेट्रोल भी भरा रहा है, इससे हमें एक आइडिया लग जाती है कि भाई आदमी 10 रुपये से ऊपर ही कमा रहा है, आदमी 10 रुपये से ऊपर ही कमा रहा है। ठीक है, और इस तरह से हम बोल सकते हैं कि यह आदमी गरीबी रेखा में नहीं आता। सिंपल सी बात है, आया समझ में? इसी को बोलते हैं मॉडिफाइड मिक्स रेफरेंस पीरियड। अभी आते हैं प्री इंडिपेंडेंस पॉवर्टी एस्टिमेशन पे, बहुत इंपॉर्टेंट है प्री इंडिपेंडेंस पॉवर्टी एस्टिमेशन। प्री इंडिपेंडेंस पॉवर्टी एस्टिमेशन पे आते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे सरकार ने कैसे डिसाइड किया कि पॉवर्टी लाइन क्या होगी। सरकार ने कैसे डिसाइड किया कि पॉवर्टी लाइन क्या होगी, इसका सफ़र भी कोई दिन रात में तय नहीं हुआ है, 50-40 साल लगे हमें। देखो कैसे मेरे, ठीक है, तो पहले सबसे पहले आते हैं हमारे दादा भाई नौरोजी साहब, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, इन्होंने किताब लिखी थी दादा भाई नौरोजी ने, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। आपके सामने होगा, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और ये पहले पर्सन थे जिसने इंडिया में फर्स्ट टाइम पॉवर्टी एस्टिमेशन करा था। गरीब इंडिया में कितनी गरीबी हो सकती है उसको पहली बार एस्टिमेट करने की जिसने इन्होंने कोशिश करी थी वो थी दादा भाई नौरोजी साहब। ठीक है, और इन्होंने क्या कहा था, आप डेटा देख सकते हैं, 16 से 35 रुपया पर कैपिटा कंजम्पशन की बात करी थी उस वक्त उन्होंने। ठीक है, मतलब उनका ये एस्टिमेशन था। अगेन अपने लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए उनको डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट, फिर 1938 में नेशनल प्लानिंग कमेटी बैठती है। नेशनल प्लानिंग कमेटी के जो चेयरमैन होते हैं वो होते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू और
बेसिकली जो उस वक्त जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे वो थे सुभाष चंद्र बोस। इनके हिसाब से 15 से 20 रुपया उन्होंने पॉवर्टी लाइन रखा था, मतलब इससे नीचे अगर कोई कमा रहा है तो वो गरीब है। मतलब उस वक्त का कोई डेटा होगा, हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है पता है, इस एग्जाम में इस पॉइंट में हमारे लिए डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है सबसे पहला एस्टिमेशन किसने किया, ये किताब किसने लिखी, दादा भाई नौरोजी ने लिखी। ठीक है, एग्जाम में सीधा पूछ सकते हैं कि हाँ नेशनल प्लानिंग कमेटी जो थी उसने भी काम किया था, नेशनल प्लानिंग कमेटी के चेयरमैन कौन हो सकते हैं वगैरह वगैरह। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। ये है दादा भाई नौरोजी। अगर इनके बारे में थोड़ा और फैक्चुअल डिटेल्स देखें तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के फाउंडर मेंबर भी रह चुके हैं, प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। ठीक है, और इन्होंने ब्रेन ड्रेन को लेकर भी बहुत क्वेश्चन उठाए थे। इन्होंने अंग्रेज इंडिया को कैसे लूट रहे हैं उसके ऊपर भी उन्होंने अच्छी थीसिस लिखी थी। तो ही इज़ द मैन जिसने बेसिकली इंडिया की गरीबी के ऊपर पहली बार बात की थी। फिर बॉम्बे प्लान आता है 1944। ठीक है, बॉम्बे प्लान मतलब उस वक्त के जितने भी बड़े बिजनेसमैन थे इंडिया के, जैसे आज मुकेश भाई अंबानी है, रतन भाई टाटा है, वैसे ही उस वक्त के जितने भी बड़े बिजनेसमैन थे उन्होंने एक प्लान बनाया था कि अगले 50 सालों में इंडिया को कैसे आगे लेके जाना चाहिए और कैसे गरीबी कम करनी चाहिए, और उस गरीबी कम करने में कैसे प्राइवेट सेक्टर, कैसे हम बिजनेसमैन अपना रोल प्ले करेंगे, इस बारे में बात की थी। तो उनका अपना असेसमेंट था। तो सबने अपना अपना डेटा, अपनी अपनी पॉवर्टी लाइन दी थी। हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है, खाली डेटा एक बार देख लो। अगर एग्जाम में पूछ ले, एग्जाम्पल 75 रुपीज़ दे के आपको स्टेटमेंट में पूछ ले किसने दिया था, तो बॉम्बे प्लान है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत रेयर है, फिर भी 2-3 बार अच्छे से रीड कर सकते हैं। नाउ कम द मेन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जहां से एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। एक सेकेंड, ठीक है। तो सबसे पहला है हमारा, आज़ादी के बाद इंडिया गवर्नमेंट ने सीरियसली सोचना शुरू कर दिया कि हम कैसे तय करें कि इंडिया में पॉवर्टी लाइन क्या होगी। अभी आपको पॉवर्टी लाइन का कंसेप्ट तो याद है। तो सबसे पहले प्लानिंग कमीशन एक्सपर्ट ग्रुप बनाया गया। प्लानिंग कमीशन एक्सपर्ट ग्रुप बनाया गया, ये बनाया गया था 1962 में। ठीक है, और उनका अपना एक 20 और 25 रुपये वाला एक अजम्पशन था। ठीक है, बस इतना ही हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। और 1971 में वीएम दांडेकर एंड रात कमेटी 1971 में बिठाई गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्वेश्चन क्या बन सकता है, they have conducted the first systematic assessment of poverty in India. They have conducted the first systematic assessment of poverty in India. ये लाइन याद रखना, एग्जाम में सीधा डाल सकते हैं। मान लेते हैं कोई 3 स्टेटमेंट पूछ रहे तो 3 में से कोई एक स्टेटमेंट आपको यहाँ मिल सकता है। ठीक है, तो ये लाइन आपके लिए गोल्डन है। ठीक है, बेस्ड ऑन NSSO डेटा। ठीक है, तो हमने प्लानिंग कमेटी एक्सपर्ट ग्रुप देखा। दूसरा हमने क्या देखा, वीएम दांडेकर एंड RN रात कमेटी। ठीक है, आगे अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी पे, जिसको हम कहते हैं वाई के अलग कमेटी। ठीक है, वाई के अलग कमेटी, बहुत ध्यान से समझना वाई के अलग कमेटी ने क्या क्या रिकमेंडेशंस दिए हैं, और यहाँ से हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में बन सकते हैं। ठीक है, अगर मैं बात कर रहा हूँ वाई के अलग कमेटी के बारे में, तो ये एक इकोनॉमिस्ट थे, उस वक्त के प्लानिंग कमीशन के, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, वाइस चेयरमैन भी थे। और उन्होंने फर्स्ट टाइम, वेरी इंपॉर्टेंट टाइम, फर्स्ट टाइम इंडिया में जो पॉवर्टी लाइन डिसाइड की गई थी, वो डिसाइड की गई थी बाय वाई के अलग कमेटी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहला पॉइंट है, जो फर्स्ट टाइम जो इंडिया में ऑफिशियली पॉवर्टी लाइन डिसाइड की गई थी, वो डिसाइड की गई थी बाय वाई के अलग। और उन्होंने जो मेथड यूज़ किया था, मैंने कहा था 2 मेथड है, कैलोरी बेस्ड मेथड है या तो कंजम्पशन बेस्ड मेथड है। तो जो कैलोरी बेस्ड मेथड है, उन्होंने जो मेथड अडॉप्ट किया था वो कौन सा मेथड था, कैलोरी बेस्ड मेथड, जो आज भी हम यूज़ करते हैं। ठीक है, आज भी हम कैलोरीज के साथ साथ कंजम्पशन दोनों को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो रूरल के लिए था 2400 कैलोरीज, अर्बन के लिए था 2100 कैलोरीज। अगर कोई शहर में 2100 या उससे कम कैलोरीज ले रहा है तो वो गरीब है, और रूरल एरियाज में 2400 या उससे कम कैलोरीज ले रहा है तो वो गरीब है।
ठीक है, तो बेसिकली इसको क्या बना दिया था, पॉवर्टी लाइन, क्या बना दिया था, पॉवर्टी लाइन। अभी आपको थोड़ा थोड़ा पॉवर्टी समझ रहा होगा क्या होता है, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने एक पॉवर्टी लाइन बास्केट भी तैयार किया था, ठीक है। दैट इज समथिंग वाई के अलग कमेटी के बारे में था। तो वाई के अलग कमेटी कभी भी आएगी, दो बातें याद रखनी है। पहला उन्होंने कैलोरी बेस्ड मेथड, कैलोरी बेस्ड को हम न्यूट्रिशनल बेस्ड मेथड भी कहते हैं, कैलोरी बेस्ड मेथड को हम न्यूट्रिशनल बेस्ड मेथड भी कहते हैं, ठीक है। और दूसरा 2100 एंड 2400 कैलोरीज, ये इनकी क्या थी, पॉवर्टी लाइन, ठीक है। चलो, और हाँ, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन विच हैज डेवलप्ड द ऑफिशियल पॉवर्टी लाइन ऑफ इंडिया, ठीक है। दिस इज 3 पॉइंट्स यू नीड टू बी कीप इन माइंड, ठीक है। अब आते हैं लकड़ा वाला कमेटी, नाम से मत जाओ, लकड़ा वाले नहीं थे, इकोनॉमिस्ट थे, ठीक है। इन्होंने थोड़ा गेम चेंज किया, आके इन्होंने गेम चेंज किया, ठीक है। बेसिकली जब तक हम अलग कमेटी थी, अलग कमेटी कौन से मेथड पे काम कर रही थी, यूनिफॉर्म रेफरेंस मेथड पे, याद आ रहा है, हम यूनिफॉर्म रेफरेंस मेथड हमने पढ़ा था अभी, यस, 30 डेज वाला। जैसे ही लकड़ा वाला साहब आते हैं, ये मतलब बेसिकली बोलते हैं ठीक है, ये कहते हैं अलग साहब ने जो कैलोरीज वाली बात की थी उसको मैं एग्री करता हूँ, ठीक है। तो उसमें उन्होंने कोई चेंज नहीं किया, उन्होंने कहा जो कैलोरीज वाली बात अलग सर ने कही है, आई एम ओके विद डैट, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो उन्होंने अलग सर की कैलोरीज वाली बात को मान लिया कि 2100 एंड 2400 कैलोरीज को मैं पॉवर्टी लाइन मानता हूँ, ठीक है, उस पर एग्री किया। लेकिन उन्होंने दूसरी बात पे एग्री नहीं किया, उन्होंने कहा यूनिफॉर्म रेफरेंस मेथड की जरूरत नहीं है, हमें किसकी जरूरत है, मिक्स्ड रेफरेंस मेथड की, ठीक है। अभी याद आ रहा होगा, मैंने कहा था हम जब पढ़ रहे थे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो अलग सर ने क्या कहा, अलग सर की जो पॉवर्टी लाइन का बास्केट था, बेसिकली जो कैलोरी बेस्ड अप्रोच था, उनको उन्होंने एग्री करा। लेकिन दूसरा उन्होंने क्या एग्री नहीं करा कि भाई यूनिफॉर्म रेफरेंस मेथड तो पुराना हो गया है, अभी हमें मिक्स्ड रेफरेंस मेथड के साथ चलना चाहिए। तीसरा उन्होंने कहा हर एक स्टेट के लिए स्पेसिफिक पॉवर्टी लाइन बनानी चाहिए। मतलब अलग सर ने जो 2100-2400 कैलोरीज बताई थी वो ऑल इंडिया सेम थी, लेकिन लकड़ा वाला साहब को एक चीज़ प्रॉब्लम क्या थी, उनको लग रहा था कि हर एक स्टेट की चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स अलग है, तो स्टेट स्पेसिफिक पॉवर्टी लाइन होनी चाहिए, ये इनका रिकमेंडेशन था। और उन्होंने ये इंडिकेटर्स को यूज़ करने के लिए कहा था, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडस्ट्रियल वर्कर्स एंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एग्रीकल्चरल लेबरर्स, इनका डेटा यूज़ करके हमें स्टेट स्पेसिफिक पॉवर्टी लाइन बनानी चाहिए, ठीक है। तो पहला क्या उन्होंने चेंज किया, पहला उन्होंने यूनिफॉर्म रेफरेंस मेथड से मिक्स रेफरेंस मेथड अपनाया, अलग सर के कैलोरीज वाली बात को मान लिया एज अ पॉवर्टी लाइन, और तीसरा स्टेट स्पेसिफिक पॉवर्टी लाइन बनाने की बात की बेस्ड ऑन this data released by these two organizations, consumer price index industrial workers and consumer price index agricultural laborer, ठीक है। अब आते हैं तेंदुलकर कमेटी, बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी है, क्योंकि इंडिया में जो ऑफिशियली आज जो पॉवर्टी लाइन हम यूज़ कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं हम तेंदुलकर कमेटी के रिकमेंडेशंस के आसपास ही चल रहे हैं, ठीक है। तो तेंदुलकर कमेटी की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो इन्होंने भी बेसिकली अगर मैं बात करूं तो यहाँ से है ना कैलोरी वाला कंजम्पशन, इन्होंने कैलोरी वाला मेथड को बोल दिया पुराना है भाई, पुराना है, हमें कंजम्पशन बेस्ड मेथड के साथ चलना होगा। हमें ये 10 रुपये वाला याद आ रहा है, हाँ, वो वाले कंसेप्ट के साथ चलना होगा। हमें ये देखना होगा आदमी 10 रुपया भी पूरे दिन में खर्चा कर पा रहा है कि नहीं। अगर पूरे दिन में वो 10 रुपया भी खर्चा नहीं कर पा रहा है तो वो गरीब होगा। इसी मेथड को कहा जाता है कंजम्पशन बेस्ड मेथड, और इसको फर्स्ट टाइम जिसने रिकमेंड किया था वो थे तेंदुलकर कमेटी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, तेंदुलकर कमेटी कैलोरी वाले मेथड के साथ वो कहते हैं कि कैलोरी वाले मेथड की अभी ज़रूरत नहीं है, हमें सीधा हमें अपनी पॉवर्टी लाइन को चेंज कर देना चाहिए कंजम्पशन पर कैपिटा एक्सपेंडिचर पे, कंजम्पशन पर कैपिटा एक्सपेंडिचर पे, या सिंपल भाषा में कहूँ कंजम्पशन बेस्ड मेथड पे, जहाँ पे हम ये देखेंगे कि
एक इंडिविजुअल 10 रुपया भी खर्चा कर पा रहा है कि नहीं, या फिर एक फैमिली, अगर फैमिली में 5 लोग हैं तो 50 रुपया भी खर्चा कर पा रहे हैं कि नहीं, ठीक है, या 50 रुपये का चीज़ खरीद पा रहे हैं कि नहीं, जो हमने मेथड देखे थे यूनिफॉर्म मिक्स रेफरेंस, मॉडिफाइड मिक्स रेफरेंस, उसी के हिसाब से, उसी को बेस रखते हुए, ठीक है। शिफ्ट अवे फ्रॉम बेसिंग द पॉवर्टी लाइन्स form calorie norms used in all poverty estimations since 1979, ठीक है, instead of two separate poverty line basket lines, it recommended a uniform all India poverty line based on, मैं जितने लाइन्स मार्क कर रहा हूँ उतने आपको मार्क करने हैं, यहीं से सवाल आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है। इन्होंने पहली चीज़ क्या कही, पहली चीज़ कही कैलोरी बेस्ड मेथड की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, इन्होंने कहा हमें रूरल और अर्बन, क्या कहा इन्होंने, इट रिकमेंडेड यूनिफॉर्म ऑल इंडिया, ठीक है, पोर्टलैंड बास्केट अक्रॉस रूरल एंड अर्बन, मतलब पूरे इंडिया का, जैसे आपने अलग कमेटी का देखा रहेगा, 2100 कैलोरीज अर्बन एरियाज़ के लिए, 2400 कैलोरीज रूरल एरियाज़ के लिए। तेंदुलकर साहब ने कहा ये दोनों ही चीज़ें नहीं होनी चाहिए, एक ही होना चाहिए, पूरे इंडिया के लिए एक ही होना चाहिए, क्या रूरल क्या अर्बन, ठीक है, एक ही बास्केट होना चाहिए। उनके हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, ऐसा उनकी एक रिकमेंडेशन थी, ठीक है। आगे मिक्स रेफरेंस पीरियड का उन्होंने यूज़ किया, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अभी ना मैं एक चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ, जब अलग कमेटी आई थी 1973 में आई थी, और तभी जितना भी एजुकेशन देने का काम होता था, हेल्थ फैसिलिटीज़ की जो काम होती थी, वो सरकार ही हैंडल करती थी। इसलिए उन्होंने ये चीज़ डिसाइड, उनको लगा था कि ये जो खर्चा है एजुकेशन का और हेल्थ का जो खर्चा है, वो प्राइवेट इंडिविजुअल, मतलब आपके और मेरे जेब में नहीं आता, वो तो सरकार सारे फ्री सर्विसेज दे रही है, तो उसको क्यों कंसिडर किया जाए। लेकिन 2005 में से 9 तक जब तेंदुलकर कमेटी अपना काम कर रही थी, तब तक सिचुएशन बदल चुका था। इंडिया के हेल्थ केयर सेक्टर में, इंडिया के एजुकेशन सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर काफ़ी बढ़ चुका था, मोर देन 50% के आसपास आके बैठा था। तो बेसिकली एक सिंपल बात कह रहा हूँ, आज मैं अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता हूँ तो कहाँ पढ़ाना चाहूँगा, 2005 की बात कर, 2005 से ट्रेंड शुरू हो गया था, या आज भी हम देखें, डेफिनेटली हम गवर्नमेंट स्कूल्स में जाना पसंद नहीं करेंगे, ठीक है, हम प्राइवेट स्कूल्स में जाना पसंद करेंगे, क्योंकि हमारी एक अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि प्राइवेट स्कूल्स जो है वो अच्छी एजुकेशन देती है, और गवर्नमेंट स्कूल्स उनके लिए है जो शायद वो कहीं अफोर्ड नहीं कर पाते, ठीक है। तो डेफिनेटली अगर आप प्राइवेट स्कूल्स में डालोगे तो आपको पता ही है कि कितना एक्सपेंस होता है। आज की अगर हम बात करें तो 50,000 से तो आपकी स्कूलिंग शुरू होती है, तो क्या वो आपके पॉकेट्स में नहीं आता है ना, तो क्या वो एक रीज़न नहीं बन सकता। तो एक अगर गरीब आदमी है, अगर उसको अपने बच्चे को अच्छी एजुकेशन देनी है, और वो जिस सोसाइटी में रह रहा है जहाँ पे प्राइवेट एजुकेशन क्वालिटी में आगे है और गवर्नमेंट एजुकेशन क्वालिटी में आसपास भी नहीं है, आज अगर इंडिया की कॉन्टेक्स्ट की बात करें, तो वो आदमी, गरीब आदमी 50,000 कहाँ से लाएगा, ठीक है। ये बात तेंदुलकर साहब ने सोची, ठीक है। सिमिलरली हेल्थ की बात करते हैं, तेंदुलकर साहब को एक चीज़ पता चली कि पहले चीज़ें अलग थी, अभी आदमी बीमार पड़ता है तो आदमी प्राइवेट सेक्टर हॉस्पिटल को जाना, अगेन सेम है, अगर आप बीमार पड़ोगे तो कहाँ जाना पसंद करोगे, सरकारी अस्पताल में या प्राइवेट अस्पताल में, ऑफकोर्स प्राइवेट अस्पताल में, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपको टाइम लग जाएगा, पर्चियाँ भरनी पड़ेगी, और आपको क्वालिटी हेल्थ केयर फैसिलिटी मिलेगी उसकी कोई गारंटी नहीं है। वही प्राइवेट में ऑन टाइम, ठीक है, क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज मिलेगी, बस आपको पे ज़्यादा करना पड़ेगा। सरकारी में जाओगे तो शायद 50 रुपये भी ना, 10 से 20 रुपये का केस पेपर लगेगा। वही अगर आप गवर्नमेंट में जाओगे, प्राइवेट में जाओगे, तो आपको 200 से लेके 500, 500 से लेके 1000 रुपये तक की फीस डॉक्टर को देनी पड़ेगी, तब जाके आपका अच्छा ट्रीटमेंट होगा। तो एक गरीब आदमी अपना इलाज कहाँ से कराएगा, ये तो सोचो। अगर गरीब आदमी के घर में भगवान ना करे एक हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम आ जाए, तो कहाँ लेके जाएगा भाई, कौन से हॉस्पिटल में वो इलाज कराएगा। अगर वो गवर्नमेंट में जाएगा तो वेटिंग में ख़त्म हो जाएंगे वो लोग, वेटिंग आते आते वो निकल जाएगा। वही अगर प्राइवेट में एक किसी गरीब घर में किसी को हार्ट अटैक आया है, उनको प्राइवेट में लेके गए और 3.5-4 लाख का बजट दे दिया, कहाँ से करेगा गरीब आदमी, क्या उनके लिए पॉसिबल है। गरीब छोड़ तो मिडिल क्लास नहीं कर सकता। तो यही बात तेंदुलकर साहब ने समझी, यही बात समझी कि आज का दौर अलग है। आज के दौर में एजुकेशन और हेल्थ क्वालिटी वाइज प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा अच्छे से सप्लाई कर रहा है एज़ कम्पेयर टू गवर्नमेंट, और इसीलिए इन्होंने क्या किया, इट रिकमेंडेड द इनकॉर्पोरेशन
ऑफ प्राइवेट एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ एंड एजुकेशन वाइल एस्टिमेटिंग पोवर्टी। अब हमें ये भी देखना होगा कि एजुकेशन कितना महंगा है, प्राइवेट कितना महंगा है, ठीक है, क्या एक आदमी उसे अफोर्ड कर सकता है, नहीं कर सकता है, उस बेसिस पे भी हमें गरीबी मापनी होगी। अगर कोई पर्सन, ठीक है, अगर कोई पर्सन प्राइवेट एजुकेशन देना चाहता है और वो अफोर्ड नहीं कर पा रहा है तो उसको भी हम गरीब मान सकते हैं। अगर कोई पर्सन इलाज कराना चाहता है, उसके पास पैसे नहीं है प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने के, तो भी हम उसे गरीब कह सकते हैं। यही बात तेंदुलकर साहब ने पकड़ी थी, ठीक है, बहुत बड़ी बात थी जो शायद उन्होंने उस वक्त पकड़ी थी, ठीक है। और अगर उनकी मैं पोवर्टी लाइन की बात करूं तो उनका अगर हम, ठीक है, हालांकि उन्होंने यूनिफाइड की बात तो करी थी, लेकिन फिर भी वो एक सिर्फ पेपर पे था। अगर कोर आइडिया पे जाऊँ तो उन्होंने क्या कहा था, 816 रुपये और 1000 रुपये, 816 रुपये रूरल एरियाज़ के लिए और 1000 रुपये अर्बन एरियाज़ के लिए, ठीक है, 816 रुपये रूरल एरियाज़ के लिए और 1000 रुपये अर्बन एरियाज़ के लिए। ये आप 10 रुपया मैंने कहा था ना, 10 रुपये को भूल जाओ, 10 रुपये की जगह क्या आ गया है, जो 10 रुपया मैंने कहा था ना, 10 रुपये को भूल जाओ, 10 रुपया कहा था, वर्ल्ड बैंक का मैंने 300 रुपया कहा था। अब ऑफिशियल तरीके से अगर हम देखें तो 816 रुपये से अगर कोई कम कमा रहा है या 816 रुपये से कम का खर्चा कर रहा है, ठीक है, ठीक है, फूड आइटम्स पे, ठीक है, तो उसे हम गरीब कहेंगे। और 1000 रुपये से अगर शहर में कोई कम कमा रहा है, ठीक है, या खर्चा कर रहा है, तो उसे हम गरीब कहेंगे। तो बेसिकली 816 रुपये और 1000 रुपये को क्या रख दिया गया, आपका पोवर्टी लाइन। ये डेटा याद रखना, एग्जाम में सीधा पूछेंगे। और पर डे 27 रुपया और पर डे 33 रुपीज़, ये मैं बात कर रहा हूँ 2009 में इंडिकेटर आया गया था, ठीक है, जिससे सरकार को ये चीज़ समझ में आई कि हमारे यहाँ गरीबी कितनी हो सकती है। तो 2013 में सरकार ने नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट लाया, जिसके थ्रू 1 रुपया किलो गेहूँ, 2 रुपये किलो चावल, 3 रुपये किलो दालें दी गई, ठीक है, जिनके पास बीपीएल कार्ड होगा। अगर आपको मालूम होगा, राशनिंग सिस्टम होता है इंडिया में, राशन कार्ड बनाए जाते हैं, बीपीएल कार्ड बनाया जाता है, एपीएल कार्ड बनाया जाता है, अंत्योदय कार्ड बनाया जाता है। तो बीपीएल कार्ड क्या होता है, बीपीएल कार्ड मतलब आप समझ लो, अगर आपको इतना समझ लो, अगर किसी के भी हाथ में आपको बीपीएल कार्ड दिख जाए तो आप समझ लो वो आदमी गरीब है। वो आदमी क्या है, गरीब है। वो पोवर्टी लाइन के बास्केट के नीचे आता है, वो 816 रुपये के बास्केट के नीचे आता है, ठीक है। तो जो 816 रुपये 1000 रुपये के बास्केट के नीचे आते हैं, उन्हीं को बीपीएल कार्ड, अंत्योदय कार्ड इशू किया जाता है। और वो 1 रुपया किलो, 2 रुपया किलो, 3 रुपये किलो चावल और गेहूँ कर सकते हैं, ताकि वो क्या कहते हैं, एटलीस्ट खाना अफोर्ड कर सके। और बाकी का पैसा जो बचेगा उससे वो अपनी लाइफ को अच्छा कर सके, अपने बच्चों के फीस भर सके, अपने बच्चों के बेसिकली एजुकेशन दे सके, अगर बीमार पड़े तो हेल्थ फैसिलिटी ले सके, ठीक है। ठीक है, तो सरकार ने खाने का जो बोझ था वो कम कर दिया, ताकि बाकी बोझ जो प्राइवेट इंडिविजुअल है वो बेयर कर सके। अगेन गवर्नमेंट स्कूल्स है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है, तो मोस्टली जो भी आदमी इस ब्रैकेट के नीचे आता है या इस ब्रैकेट के आसपास या थोड़ा भी ऊपर आता है, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट स्कूल्स का ही सहारा लेना पसंद करता है, ठीक है। और ऐसे करके वो क्या करता है, अपने बच्चों को पढ़ाता है, ताकि एक बार बच्चा पढ़ जाएगा, अच्छी जॉब लग जाएगी, तो आने वाली उसकी जो जनरेशन होगी वो कभी भी ऐसी सिचुएशन फेस नहीं करेगी। और आने वाली जनरेशन अपने बच्चों को एक अच्छी प्राइवेट एजुकेशन, प्राइवेट मेडिकल फैसिलिटी देगी, और वो सरकार के कोई भी राशनिंग सिस्टम पर डिपेंड नहीं होगी, ठीक है। यही सरकार का प्लान था। सरकार का प्लान इमीडिएट गरीबी हटाने का नहीं था, सरकार का प्लान था एक जनरेशनल गरीबी को हटाया जाए। अगर हटाना है तो गरीबों के ऊपर से खाने का दबाव कम करना पड़ेगा। और जहां, और आपने देखा रहेगा कई सारे प्राइवेट स्कूल में 30% आरक्षण होता है गरीब बच्चों के लिए। हिंदी मीडियम करके एक जो मूवी थी उसमें भी यही बताया गया था, ठीक है। तो इरफान खान को गरीब बनना पड़ता है ताकि वो अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सके। तो ये क्या सिस्टम था, ये सिस्टम यही था ताकि जो प्राइवेट, और फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, रिसेंटली आयुष्मान भारत स्कीम लाई है, ताकि गरीब भी अपना इलाज, जो बंदा इस ब्रैकेट से कम कमा रहा है वो भी अपना 5 लाख तक का मुफ्त इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल में करा सके। रिसेंटली एक इंसिडेंस हुआ था मेरे रिलेटिव में, जिन्होंने को हार्ट अटैक आ गया था, वो भी शायद इसी ब्रैकेट से कम में ही आते थे, ठीक है। तो मतलब हस्बैंड वाइफ थे, पीछे कोई उनकी कोई सन या डॉटर नहीं थे। तो जब उनको हार्ट अटैक आया, उनके पास आयुष्मान भारत कार्ड था, वो एक बहुत बड़ी प्राइवेट हॉस्पिटल में गए और सरकार ने 5 लाख रुपए दिए और उन्होंने अपना ट्रीटमेंट कराया। तो समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। अगर तेंदुलकर साहब
एजुकेशन और हेल्थ की बात ही नहीं करते तो सरकार कभी ये समझ ही नहीं पाती कि हमें गरीबों को प्राइवेट एजुकेशन और प्राइवेट मेडिकल फैसिलिटी भी प्रोवाइड करनी है। अगर हम वो नहीं करा पाए तो हम कभी भी गरीबी को ख़त्म नहीं कर पाएंगे। तो मैंने दो स्कीम की बात की, एक तो राशनिंग सिस्टम की बात की जिसको हम पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहते हैं, और दूसरी मैंने बात की आयुष्मान भारत स्कीम की। ऐसे आपको आंसर्स लिखने एग्जाम में, ठीक है। अगर आपको मान लो आयुष्मान भारत स्कीम के ऊपर क्वेश्चन आया तो आप शुरुआत यहाँ से करो, ये बेसिक्स बनाओ तेंदुलकर कमेटी को, ठीक है, और इनके दिए हुए डेटा को, और उसके बाद आयुष्मान भारत स्कीम को शुरू करो। देखना आपके आंसर्स की वैल्यू एडिशन बढ़ जाएगी। यही आंसर यूपीएससी आपसे एक्सपेक्ट करती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो। अब आते हैं लास्ट कमेटी जिसका नाम है रंगराजन कमेटी, ठीक है। लास्ट कमेटी है जिसका नाम है रंगराजन कमेटी, और जो रंगराजन कमेटी है ये 2012 में आई थी, ठीक है, और ये लास्ट कमेटी थी। इसके बाद हमें कोई भी अलग से कमेटी दिखाई नहीं देती। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि यस, पहला द कमेटी प्रपोज अ डिटेल्ड एंड साइंटिफिक मेथड टू एस्टिमेट पॉवर्टी, ठीक है, वगैरह वगैरह बातें। इन्होंने दोनों चीज़ों पे फोकस किया। इन्होंने कहा कैलोरीज भी चाहिए और हमें साथ साथ कंजम्पशन पर कैपिटा भी चाहिए, लेकिन इनका जो मेन फोकस था वो किस पे था, मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर, जो तेंदुलकर कमेटी का था। तो मेन फोकस तो यही था, न्यूट्रिशनल खाली एक सपोर्टिव फैक्टर था। तो मेन क्या था, मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर, यही उन्होंने रखा था, तेंदुलकर कमेटी ने प्रपोज किया था, ठीक है। वो वाला मतलब तेंदुलकर कमेटी ने जो बात रखी थी उसको आगे लेके गए, लेकिन कैलोरीज वाली बात को भी कंसिडर किया। मैं आगे बताऊंगा कैसे, ठीक है। न्यूट्रिशनल नीड्स एंड नॉन फूड आइटम्स, दोनों चीज़ों को उन्होंने कंसिडर किया, ठीक है। अभी यहाँ पे ध्यान से देखना, इन्होंने कहा, किसने, रंगराजन साहब ने क्या कहा, रंगराजन साहब ने कहा खाली कैलोरीज को क्यों कंसिडर करें। मैंने अभी आपको कहा था, इन्होंने क्या कहा था, कैलोरीज को भी उन्होंने कंसिडर किया था। तो इनका कहना था खाली कैलोरीज को क्यों कंसिडर करें, हमें कैलोरीज के साथ साथ प्रोटीन्स और प्रोटीन्स के साथ साथ फैट्स, इन तीनों चीज़ों को कंसिडर करना चाहिए वाइल एस्टिमेटिंग पॉवर्टी लाइन इन इंडिया, ठीक है। हमें कैलोरीज के साथ साथ प्रोटीन्स और फैट्स को भी कंसिडर करना चाहिए वाइल कंसिडर एस्टिमेटिंग पॉवर्टी लाइन इन इंडिया इन न्यूट्रिशनल मेथड्स, ठीक है। अगर पर कैपिटा एक्सपेंडिचर में आए, ठीक है, और इन्होंने एक नया मेथड लाया जो हमने डिस्कस किया था पहले ही, वो था मॉडिफाइड मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड। याद आ रहा है अभी, अभी आपको सारा चीज क्लिक हो रहा होगा, ठीक है। कौन सा, 7 डेज, 30 डेज एंड 365 डेज। और इन्होंने जो पॉवर्टी लाइन बास्केट बनाया था वो क्या था, 972 पर पर्सन पर मंथ एंड 1047 पर पर्सन पर मंथ डेली बेसिस पे, इतना 2011-12 के प्राइस के हिसाब से, ठीक है। तो समवेयर हमारी पॉवर्टी लाइन भी आसपास ही है, ठीक है। अगर हम बात करें तो ये था हमारा रंगराजन कमेटी के बारे में। रंगराजन तो एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। देखो, अलग कमेटी ने कैलोरीज पे फोकस किया था, 2100 एंड 2400 जो कि पॉवर्टी लाइन होगी, ठीक है, और यूनिफॉर्म रेफरेंस पीरियड के साथ वो चल रहे थे। और पहले पर्सन थे जिन्होंने क्या किया था, अलग सर ने पॉवर्टी लाइन इंडिया में एस्टिमेट किया था। उसके बाद सेकंड हमने देखा था लकड़ावाला कमेटी। लकड़ावाला कमेटी ने अलग सर की जो कैलोरी वाली बात से उससे एग्री करा, 2100 एंड 2400 ही हमारे पॉवर्टी लाइन होगी, ठीक है। लेकिन उन्होंने मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड वाला सिस्टम लाया। और तीसरा, उन्होंने स्टेट स्पेसिफिक पॉवर्टी लाइन की बात करी। उसके बाद आते हैं तेंदुलकर कमेटी। तेंदुलकर साहब जो है वो क्या कहते हैं, अगर आप, मुझे लगता है कभी नहीं भूलोगे उनको, ये कहते हैं कि ठीक है मिक्स रेफरेंस पीरियड को यूज़ करते हैं, लेकिन मैं कैलोरी वाली बात से एग्री नहीं करता जो अलग सर और लकड़ा वाला सर ने कही थी। हमें कंजम्पशन पर कैपिटा एक्सपेंडिचर चाहिए, मतलब दिन में एटलीस्ट इंसान को इतना तो कमाना ही चाहिए। अगर वो इतना कमाएगा तभी वो इतना खर्चा कर सकता है और बाकी सारी चीज़ें अफोर्ड कर सकता है, ठीक है। तो वही वाली चीज़ जो मैंने आपको बाद में बताई थी, 10 रुपये वाली, वर्ल्ड बैंक की 300 रुपये वाली, वो वाली बात ही तेंदुलकर साहब ने करी। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तेंदुलकर साहब के बारे में, तो उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था रूरल एरियाज़ के लिए इतना, अर्बन एरियाज़ के लिए उन्होंने अपनी एक
डेटा दिया था। रंगराजन कमेटी ने मॉडिफाइड मिक्स रेफरेंस पीरियड की बात करी, उन्होंने मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर की बात करी, जो तेंदुलकर साहब ने करी थी उस बात को एग्री करा कि इतना तो इंसान को कमाना ही चाहिए, इतना इतना तो होना चाहिए। तो ये इनका हमारे सामने ही पॉवर्टी लाइन दिया हुआ है। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने न्यूट्रिशनल वैल्यू को भी कंसिडर किया, कैलोरी वाली बात को भी कंसिडर की, लेकिन सिर्फ कैलोरी नहीं, हमें कैलोरीज के अलावा प्रोटीन्स और फैट्स भी चाहिए। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? देखो, तो बस यही एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं, यही 4 कमिटीज़ थी। अभी देखते हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के बारे में आते हैं। हमारे एग्जाम के हिसाब से जितना इंपॉर्टेंट था इतना हमने देखा। अगर हम बात करें मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की, ठीक है, अभी ये जो रिसेंटली है ना, ये इसको रिलीज कौन करते हैं? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, ठीक है। ये बॉडी है जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को रिलीज करती है। यहाँ पे ये मल्टी डायमेंशनल का मतलब होता है गरीबी को 360 डिग्री देखना, गरीबी को सिर्फ खाने तक नहीं देखना, क्लोथिंग तक नहीं देखना, गरीबी को हर एक लेवल पे देखना, ठीक है। मतलब देखो, सरकार ने मान लिया कि जिसके पास रोटी, कपड़ा, मकान, एजुकेशन और हेल्थ नहीं है वो आदमी गरीब है। लेकिन ये इंडेक्स क्या कहता है? ऐसा ऐसा क्यों माने? और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है जिनको हमें कंसिडर करना चाहिए कि कोई गरीब हो सकता है या गरीब नहीं हो सकता है, ठीक है। हमें बहुत बाकी सारी चीज़ों को भी देखना होता है। तो जब बाकी बहुत सारे फैक्टर्स को कंसिडर किया जाता है वाइल एस्टिमेटिंग पॉवर्टी, दैट इज कॉल्ड मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ठीक है। अगर हम बात करें, अगर आपको देख ही रहा है तो ये 3 फैक्टर्स है, अगर आपको दिख रहा हो तो, ठीक है। मैं इसको छोटा कर रहा हूं थोड़ा सा, देखो, हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है। हेल्थ को न्यूट्रिशन और चाइल्ड मोर्टेलिटी में पार्ट दिया गया है, डिवाइड कर दिया गया है। एजुकेशन को स्कूल्स, ईयर्स ऑफ स्कूलिंग एंड स्कूल अटेंडेंस में पार्ट डिवाइड किया गया है, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में ये सारे फैक्टर्स को कंसिडर किया गया है। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 इंडिकेटर्स एंड 3 इंडिकेटर्स एंड 10 सब इंडिकेटर्स में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी को बांटा गया है। मतलब अब इन सारे फैक्टर्स को कंसिडर किया जाएगा कि कोई गरीब, ये देखने के लिए कि कौन गरीब है या कौन गरीब नहीं है। इसी को कहते हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। अभी वैसे तो बहुत सारी स्कीम्स है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है मैं डिस्कस कर लेता हूँ आपके साथ। जैसे कि सरकार ने सबसे इंपॉर्टेंट स्कीम जो लॉन्च की है वो की है मनरेगा, वो की है मनरेगा, ठीक है। जिसमें सरकार 100 डेज, एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है, जिसमें सरकार 100 डेज गारंटीड वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेगी। ये सबसे 2005 में जब ये स्कीम लॉन्च की गई थी, ये स्कीम का मेन मकसद क्या था? जितने भी लेबर्स है, अनस्किल्ड है, जिनको कुछ नहीं आता, जो पढ़े लिखे नहीं है, अंगूठा छाप है, वो लोगों को भी सरकार हर साल में एक बार एटलीस्ट 100 डेज जॉब प्रोवाइड करेगी, ठीक है। दैट इज कॉल्ड मनरेगा स्कीम। बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है। आज भी ये स्कीम ने पूरे के पूरे रूरल एरियाज में गरीबी को हटाने का काम किया है। बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, ठीक है। तो ये सरकार की सबसे इंपॉर्टेंट स्कीम थी, महात्मा गांधी नरेगा स्कीम। अगर इसमें बात करें, जैसे कि मान लो कोई रोड बन रहा है, ठीक है, तो रोड बनने के लिए जो भी मजदूर आएंगे, ठीक है, सरकार वो मजदूर उन अनस्किल्ड वर्कर्स को लेके आएगी जिनके पास कोई काम नहीं है और रोड बनाने में लगा देगी, ठीक है, और 100 डेज तक के लिए उनको वहाँ पे जॉब्स देगी, मिनिमम 100 डेज, और उनको हर दिन का वेजेस देगी। वो वेजेस भी फिक्स होगा। तो बेसिकली होता क्या है कि सरकार यहाँ पे 100 डेज का अनस्किल्ड लेबर वाला काम देती है। जहाँ पर भी सरकारी प्रोजेक्ट चल रहे होंगे वहाँ पे ऐसे लोग जो कि अनस्किल्ड है, लेबर क्लास है, जो गरीब है, उनको सरकार क्या प्रोवाइड करेगी? 100 डेज का गारंटेड जॉब एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेगी। दैट इज कॉल्ड मनरेगा। एंड अगर मैं लास्ट आऊँ तो लास्ट है हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। 2015 में इसे अडॉप्ट किया था यूनाइटेड नेशंस ने, जिसमें फोकस हमारा क्या था, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो गोल नंबर 1 टॉक्स अबाउट एंड पॉवर्टी एंड गोल नंबर 2 टॉक्स अबाउट जीरो हंगर। एग्जामिनेशन में आ सकता है, ठीक है, आ सकता है। तो लास्ट अभी हम एक एमसीक्यू सॉल्व कर लेते हैं विद डैट।
शायद हम अपनी चीज़ों को थोड़ा एक अच्छे तरीके से समझ पाए। ठीक है, फटाफट एक एमसीक्यू सॉल्व कर लेते हैं। विथ रेफरेंस टू पॉवर्टी एस्टिमेशन इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहली कमिटी, पहला क्वेश्चन है द तेंदुलकर कमिटी रिकमेंडेड कंटिन्यूइंग द कैलोरी बेस्ड पॉवर्टी एस्टिमेशन मेथड। ठीक है, तेंदुलकर कमेटी ने कहा था कि हमें कैलोरी बेस्ड मेथड को ही कंटिन्यू करना है, जो कि अलग कमेटी ने सजेस्ट किया था। ये सजेस्टेड यूनिफॉर्म पॉवर्टी लाइन बास्केट फॉर रूरल एंड अर्बन एरियाज. It included private expenditure on health and education in poverty estimation. You have guys 10 to 15 seconds, just see the questions and try to solve the answer. अच्छा खासा लेवल का क्वेश्चन बनाया है, एग्जामिनेशन में ऐसे ही क्वेश्चंस आपको देखने मिलेंगे। ठीक है, डन, आंसर देख ले। आंसर इज योर बी। ठीक है, नेक्स्ट, which of the following describes the modified mixed reference period? ठीक है, अगेन आई थिंक सो ये आंसर आपको आ गया होगा, हमने बहुत अच्छे से करा था ये वाला पार्ट। आंसर विल बी सी। एंड लास्ट क्वेश्चन विल बी विच ऑफ द कंसिडर द फॉलोइंग कमिटीज रिलेटेड टू पॉवर्टी एस्टिमेशन इन इंडिया। अलग, लकड़ा वाला, रंगराजन, अब सबकी अपनी अपनी बात रखी गई है। अलग कमेटी ने क्या कहा था, लकड़ा अलग कमेटी मॉडिफाइड मिक्स रेफरेंस पीरियड, लकड़ा वाला शिफ्ट अवे फ्रॉम कैलोरी नॉर्म्स, रंगराजन कमेटी MPC एंड न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स ऑल ऑफ द अबव। मतलब पर कैपिटा कंजम्पशन एंड न्यूट्रिशनल दोनों। आंसर विल बी सी। ठीक है, तो यही आपका बेसिकली आई थिंक सो आपको अगर ये क्वेश्चन सॉल्व करने को आ रहा है आफ्टर दिस लेक्चर, सो बेफिक्र हो जाइए, आपका पॉवर्टी हो चुका है। ठीक है, सो व्हाट वी हैव डन टुडे गाइज, हमने पूरे पॉवर्टी के टॉपिक को, थियोरेटिकल टॉपिक को हमने बहुत अच्छे से कवर करा है। और मुझे एक उम्मीद है कि इस लेक्चर के बाद ये टॉपिक को लेकर आपको कोई भी डिसक्लैरिटी या तो प्रॉब्लम नहीं रहेगा। अब कोई भी क्वेश्चंस अगर पॉवर्टी से आएंगे, बिटवीन द लाइंस भी आएंगे, तो आप इस टॉपिक से क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे। आई होप गाइज यू लाइक द लेक्चर। ठीक है, आपको ये लेक्चर ज़रूर एग्जाम में हेल्प करेगा। थैंक यू वेरी मच।